हुआ है सर? है दादा। यस सर। ओके ओके ठीक है। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। थोड़ा लाइट का कमती है बट सर नो इशू। ओके, तो जो पॉइंट में आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा दैट इज जो सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, पॉइंट नहीं, दैट इज इनकम टैक्स। ओके सर, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मेरा आवाज़ आ रहा है? थोड़ा मेरे यहाँ पर लोड शेडिंग इशू है इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ। आवाज़ Yes, क्लियर sir. है कि नहीं? ओके, तो बेसिकली क्लास है इनकम टैक्स का और आज मैं आप लोगों के साथ इनकम टैक्स का पूरा बेसिक बात करूंगा। बेसिक इन द सेंस मतलब जहां से इनकम टैक्स स्टार्ट होता है, ठीक है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको रिविजन्स भी होगा, कुछ लोग हैं जो कुछ और चैप्टर्स भी कर चुके हैं, बट सर हम लोग एकदम स्टार्टिंग से आज करेंगे जहाँ पर मतलब इनकम टैक्स का पूरा बेसिक से लेके बात चालू करेंगे आज, ठीक है। तो इनकम टैक्स बेसिक्स मतलब बेसिक्स इन द सेंस ये जो इनकम टैक्स है इसके बारे में हम लोग हमारे सोसाइटीज में सुनते बहुत हैं। टैक्स के बारे में सुनते कि नहीं सुनते? हाँ सर, ये टैक्स के बारे में, टैक्स बहुत मतलब मार्केट में बहुत चलने वाला एक वर्ड है ना। इनकम टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स रिटर्न का टाइम आ गया है, ऐसा सुनते कि नहीं सुनते? अरे अर्पिता बोल, अर्पिता को क्या समझ में आ रहा है? ট্যাক্সের ব্যাপারে শুনেছিস তো? শুনিস, वेरी गुड सर। ओके, तो बेसिकली ये जो इनकम टैक्स देना है, रिटर्न का टाइम आ गया है, रिटर्न जमा करना है वगैरह वगैरह, दिन रात हमारे आंखों के सामने, कान के नीचे, ठीक है, चलता रहता है इनकम टैक्स के बारे में। तो ये इनकम टैक्स है क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के क्लास में डिस्कस हो जाएगा, दैट इज ये इनकम टैक्स है तो ये इनकम टैक्स है क्या? इस इनकम टैक्स के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, कॉन्स्टिट्यूशन समझते हो ना सर? कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस हमारा संविधान में क्या बोल के रखा है, ठीक है, और ये टैक्स क्यों हमसे लिया जाता है इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि अभी चलेगा इंट्रोडक्शन में 2-3 क्लास चलेगा, बिकॉज इनकम टैक्स का इंट्रो क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चलो सर मैं आपसे बात आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इन द मीन टाइम अर्पिता नहीं, दीक्षा, प्रिया, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीक्षा, गुड मॉर्निंग प्रिया। ओके सर, हम लोग एकदम इनकम टैक्स के बेसिक्स में बात करना चालू कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को बस इतना मैं बता दूं, कुछ भी पढ़ाया नहीं अभी तक, बस ऐसे ही इंट्रोडक्शन चल रहा था, ठीक है। ओके चलो, तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। आप लोग मुझे बस इतना कंफर्म कीजिएगा कि स्क्रीन शेयर है या नहीं। एक सेकेंड सर, अभी भी शेयर किया नहीं, करूँगा। अच्छा, कॉपी एंड पेन भी रेडी कर लीजिए, बिकॉज पढ़ना भी है और लिखना भी है, तो आपके पास कॉपी एंड पेन रेडी कर लीजिए। मतलब सिर्फ समझने से तो काम होगा नहीं, ऐसे इनकम टैक्स में लिखने वाला बहुत जगह आएगा, बट अभी आज थोड़ा सा स्टोरी लाइन पे ही बातें होंगे। सर एक बार देखो तो स्क्रीन शेयर है क्या? है दादा। हुआ है ना? ओके, तो सर इनकम टैक्स बेसिक कॉन्सेप्ट, ओके ठीक है। चलो, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में इनकम टैक्स में पढ़ना तो बहुत कुछ है सर, बहुत सर कुछ ब्लैक पढ़ना हो है। गया। स्क्रीन ब्लैक हो गया है? मुझे दिख रहा है। क्या सभी के लिए? मुझे नहीं थोड़ा सर, चिंता दिख रहा है। नहीं यार, थोड़ा फिर से चिंता ज्वाइन। है मुझे। हाँ, ठीक है, रिजाइन कर। आज मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसके लिए थोड़ा बहुत आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा तो मैं बाद में रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर लूँगा आप लोगों से। अगर बीच बीच में दिक्कत होता है तो आप लोग रिज्वाइन करते रहिएगा, ठीक है। तो क्योंकि मेरे यहाँ पर आज मेरा ब्रॉडबैंड काम नहीं करेगा, बिकॉज मेरे यहाँ पर टोटली लोड शेडिंग है, ठीक है सर, कुछ काम चल रहा है। बाकी सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर? यस सर। ओके यस सर। ओके सर। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट, ओके। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या क्या पढ़ना है वो एक बार मैं आपको बता दूं, ठीक है। इनकम टैक्स के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस क्या करना है, तो क्या करना है, कहाँ तक पढ़ना है। अगर कोई बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स समझ जाए तो इतना समझ लो सर कि वो इनकम टैक्स का हर एक चीज समझ जाए। मतलब
बेसिक समझने से थोड़ी ना सर मतलब एडवांस लेवल समझ में आता है, नहीं सर। एडवांस का आगाज तो यहीं से स्टार्ट होता है ना, मतलब एडवांस लेवल ऑफ इनकम टैक्स में क्या पढ़ना होगा इसका अंदाजा या इसका आइडिया आपको बेसिक से ही पता चलेगा। तो उसी का मैं एक आइडिया आपसे बस 2 मिनट बात करता हूँ सर। बेसिक कॉन्सेप्ट का फ्लो चार्ट आप सबको दिखाई दे रहा है सर? हेलो, जिन लोगों का रिविजन हाँ कर सर। रहे हो उनको भी पता चल रहा है कि भाई ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट के अंदर से हम लोग ये पता कर लेंगे कि अल्टीमेटली पूरा इनकम टैक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा है और इनकम टैक्स में क्या क्या फिर से रिविजन करने का जरूरत है। ठीक है, ओके। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, आप देख सकते हो यहाँ पर कॉम्पोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ दिखाई दे रहा है क्या? कॉम्पोनेंट्स, कॉम्पोनेंट्स का मतलब क्या होता है कि इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ता है। मैं सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा वेट कर जाओ। इनकम टैक्स के अंदर हमें सबसे पहले तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो हमारा मेन स्टडी है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके बारे में जानना है। ये एक एक्ट है, ऐसे तो ये सब्जेक्ट का नाम क्या है, टैक्स लॉज। इसका नाम ही एक्चुअली इनकम टैक्स एक लॉ है सर, है ना, जो 1961 के एक्ट में बताया गया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के एक्ट में इसके बारे में बताया गया है। लेकिन सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट जानने से नहीं होगा, हमें एनुअल फाइनेंस एक्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना है। सर फाइनेंस एक्ट क्या है? अरे सर समझाना हो तो रुको। फाइनेंस एक्ट का मतलब सिंपल आप समझ लो कि हमारे देश को चलाने के लिए पैसा का जरूरत है। हाँ सर, सर कोई भी कंट्री बिना पैसे में चल सकता है? विदाउट एनी मनी चल सकता है क्या? अफगानिस्तान में तालिबान का हालत देख रहे हो ना? हेलो, है क्या आप लोगों दादा। को मेरा बात समझ में आ रहा है ना? अफगानिस्तान में तालिबान यस का सर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ है? गवर्नमेंट तो ले लिया, ठीक है, अमेरिका तो चले जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि भाई अफगानिस्तान में नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, लेकिन तालिबान का जो रूल है वो सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम है, कि तालिबान इतना ज्यादा लोगों पे मतलब दबाव डालते हैं, मतलब जो इंसान जी नहीं सकता। यहाँ पर हमारे वेस्ट बंगाल में कुछ अफगानी लोग रहते हैं कोलकाता में, तो उनसे बात हो रहा था, तो मेरा नहीं, वो रिपोर्टर बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, तो बोलता है कि अगर कोलकाता में जेल में डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, बट अफगान में मत भेजो, ऐसा बोल रहे हैं, अफगानी है। तो मेरा कहने का मतलब है अभी उनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है बोलो तो? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है अफगानिस्तान का? उनके पास पैसा नहीं है, यही उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और अमेरिका तो उनका पैसा का जो फ्लो है वो भी बंद करना चाहते हैं, बिकॉज तालिबान तो सबको पता है क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं इतना ज्यादा और नहीं बोलूंगा आप लोगों से, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये टैक्स कितना वाइटल है किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। मैं यहाँ पर कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता, बट मैं आपको इतना तो जरूर समझाना चाहूंगा सर कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए टैक्स एक बहुत बड़ी चीज है। क्या सर आप लोगों को गवर्नमेंट का मनी पाइपलाइन दिखाई दिखाई दे रहा है? ये हमारा इंडिया का एक गवर्नमेंट मनी पाइपलाइन, क्या दिख रहा है आप लोगों को सर? यस हाँ सर। सर। ये हमारे कंट्री का है, ठीक है, ये इंडिया का है, ठीक है, ये कोई अफगानिस्तान पाकिस्तान या किसी भी वर्ल्ड के दूसरे कंट्री का नहीं है, दिस इज आवर कंट्री इंडिया का मनी फ्लो, गवर्नमेंट का मनी का पाइपलाइन। ओके, मनी पाइपलाइन इन द सेंस कि हमारे देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट को जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कहाँ से कितना इनकम कर लेता है गवर्नमेंट, ठीक है, इसके बारे में इस पाई चार्ट के अंदर बोला गया है। अगर आप थोड़ा सा नजर डालोगे, आप देख सकते हो कि जैसे 1 ट्रिलियन इक्वल्स टू, दैट इज 1 ट्रिलियन इक्वल्स टू 1 लाख करोड़ होता है। तो ये इस वैल्यूएशन में मतलब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यूएशन ट्रिलियन में है। अगर गवर्नमेंट को टोटल ग्रॉस रिसीप्ट 33.5 ट्रिलियन होता है, अगर गवर्नमेंट का टोटल ग्रॉस रिसीप्ट 33.5 ट्रिलियन होता है, और उसमें से अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को वो 6.5 ट्रिलियन ट्रांसफर कर देता है, तो नेट रिसीप्ट कितना हो जाता है सेंट्रल का? 27 ट्रिलियन। और इस 27 ट्रिलियन में से कहां से कितना इनकम आ रहा है आप देख सकते हो, नॉट जस्ट 27 ट्रिलियन में से 33.5 ट्रिलियन में से कहां से कितना इनकम कर लेता है। अगर आप थोड़ा नजर डालोगे तो देख पा रहे हो क्या, टैक्स ऑन इनकम कितना है बताओ सर? 5.5 ट्रिलियन दिख रहा है ना 5.5। सर? जीएसटी 6.1 ट्रिलियन। ओके, जीएसटी से कितना इनकम कर लेता है गवर्नमेंट? 6.1 ट्रिलियन। इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं ना सर, इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी एंड कस्टम्स भी है, ठीक है, यहाँ पर कस्टम्स के बारे में उस तरह से नहीं बोला गया है, ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट को ज्यादा इनकम देते हैं उसी के बारे में यहाँ पर फ्लोचार्ट में बोला हुआ है कि जीएसटी से इनकम कर लेता है गवर्नमेंट 6.1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन इक्वल्स टू 1 लाख करोड़। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता के रखता हूँ,
कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी से टैक्स लेके, कंपनी जो बिजनेस करता है उसका टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स का ही पार्ट है। कंपनी अपने इनकम पे गवर्नमेंट को टैक्स देता है। और टैक्स ऑन इनकम इन द सेंस जो इंडिविजुअल्स, हम आप जैसे लोग इनकम करके गवर्नमेंट को पे करते हैं, 5.5 ट्रिलियन, 6.1 ट्रिलियन, 6.1 ट्रिलियन। सेंट्रल एक्साइज, ये मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर गवर्नमेंट को मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, उसके वो जब जैसे ही गोडाउन से निकलते हैं उससे एक्साइज देके निकलना पड़ता है। 2.4 ट्रिलियन। गवर्नमेंट मार्केट में लोन लेके कमा लेते हैं सर, लोन से भी गवर्नमेंट के पास क्या मिलता है? फाइनेंस। अल्टीमेटली ये सब क्या है? ये सब गवर्नमेंट का फाइनेंस है। अरे सर गवर्नमेंट का फाइनेंस मतलब, सर फाइनेंस का मतलब ही होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ मनी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो लोग एफएम सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, अलग से फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ते हो, जो लोग ग्रुप 2 के लिए पढ़ते हो, या फिर हर मतलब सीए हो या सीएस हो या सीएमए, हर जगह में फाइनेंस पढ़ाया जाता है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन सिंपल फाइनेंस, एक फाइनेंस वर्ड क्या है? ऐसे भी जो लोग अकाउंट्स एंड फाइनेंस ऑनर्स भी कर रहे हो, ठीक है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस या कॉमर्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स एंड फाइनेंस ये दोनों वर्ड हमेशा एक साथ आता है। अकाउंट्स मतलब हिसाब करना और फाइनेंस मतलब पैसा का जुगाड़ करना। तो गवर्नमेंट का फाइनेंस क्या है? यही सब तो है, जहां पर गवर्नमेंट क्या करते हैं? पैसा का जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ इन द सेंस सर, एकदम इंग्लिश में बोले तो ऐसा लैंग्वेज यूज कर सकते हैं सर, प्रोक्योरमेंट ऑफ मनी। प्रोक्योरमेंट ऑफ मनी, जहां से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है अपने कंट्री को रन कराने के लिए। तो क्या आप लोग देख पा रहे हो उसके अंदर इनकम टैक्स का एरिया बहुत खाली है अभी भी? क्यों सर? अगर मैं सिर्फ इंडिया का बात करूं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का बात करूं, कितना पॉपुलेशन है हमारे देश का? आप लोग ही बताओ ना सर, हमारे देश का पॉपुलेशन कितना है? 135 करोड़ 136 करोड़। अप्रॉक्स। हाँ चलो सर ठीक है, 135-36 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन है, आप लोग जानते हो। इसमें से टैक्स दे सकते हैं ऐसा पॉपुलेशन कितना हो सकता है सर? आप लोगों को क्या लगता है? मतलब जो इनकम टैक्स भर सकता है ऐसा पॉपुलेशन कितना परसेंटेज हो सकता है? आपको जो फीलिंग होता है वही बोलो। सर मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में रूल है कि अगर किसी का इनकम 2,50,000 तक है एनुअली, कितना सर? एनुअल इनकम अगर 2,50,000 तक किसी का इनकम है, तो उस इनकम पे गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकम टैक्स का बात कर रहा हूं मैं, इनकम टैक्स का बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्स का। अगर आपका इनकम 2,50,000 क्रॉस नहीं करता, देन यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्स टू द गवर्नमेंट। बट अगर आपका एनुअल इनकम 2,50,000 क्रॉस करता है, देन आपको गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैं आपको बस एक रफ आइडिया से पूछना चाहता हूँ सर कि 135 करोड़ में कितना परसेंटेज लोग ऐसा होगा जो 2.5 लाख इनकम ग्रुप के अंदर आ जाएगा, मतलब 2.5 लाख इनकम से भी ज्यादा इनकम में आ जाएगा, मतलब टैक्स देना चाहिए उन लोगों को, कितना परसेंटेज हो सकता है? अप्रॉक्स आइडिया सर मेरे हिसाब से 30 to 40%। दिस इज मेरा करंट आइडिया है कि 30 to 40%। बाकी आप इनकम टैक्स के साइड में जाके भी चेक कर सकते हो कि कितना लोग टैक्स भरते हैं। ऐसे मैं आपको बता दूं सर, इंडिया में डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स भरने वाले लोगों का संख्या है ओनली 3 to 4%। कितना है सर? 3 से 4%। और मेरे हिसाब से अभी भी 40% टोटल लोग इनकम टैक्स एकदम प्रॉपरली भर सकता है, लेकिन अभी भी कितना लोग नहीं भरता सर? ऑलमोस्ट 35% लोग जिनको भरना चाहिए इनकम टैक्स बट भरते नहीं है। ऐसे आप लोगों को पता होगा हमारे देश का जो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है वो रिच, हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड बिलो पॉवर्टी लाइन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मिडिल क्लास को लिया, रिच को लिया, ठीक है, तभी जाके मैंने एक आइडिया लिया कि सर कम से कम 30 to 40% अप्रोक्स, मेरे हिसाब से 50% लोग तो आराम से टैक्स पे कर सकता है। बाकी 50% में से बीपीएल आ जाएगा, लोअर बिलो पॉवर्टी मतलब लोअर मिडिल क्लास आ जाएगा, बट एटलीस्ट 50% तो टैक्स भर ही देगा, मतलब जिनका इनकम 2.5 लाख एनुअल इनकम से ज्यादा है, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट का सब्सिडीज वगैरह बहुत कुछ होता है, ठीक है, बट फिर भी अभी भी 30% लोग तो एक्स्ट्रा टैक्स भर ही सकता है। क्या नहीं भर सकता सर? क्या लगता है आप लोगों को? 3 से 4% लोग ही टैक्स भरते हैं सर। क्या मेरा ये अजम्पशन आप लोगों को जस्टिफाइबल लगा या फिर नहीं सर, ठीक नहीं लगा? बोलो। हाँ सर, प्रैक्टिकली भी तो बहुत सारे है लोग दादा। नहीं भरते। है ना? 135 करोड़ में से मेरा मानना है कि कम से कम 50 करोड़ लोग तो टैक्स भर दे, कुछ नहीं तो वो भी नहीं भरता, इतना लोग भी नहीं भरता है प्रॉपरली, जो भी हो। तो गवर्नमेंट का इनकम बढ़ने से क्या होता है सर? ये टैक्स क्यों लेगा? गवर्नमेंट को फाइनेंस क्यों चाहिए? द मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट सवाल जो सभी के मन में चलना चाहिए। सर ठीक है आप बोल रहे हो कि टैक्स टैक्स टैक्स, बट व्हाई गवर्नमेंट नीड मनी? गवर्नमेंट को मनी पाइपलाइन का क्या जरूरत है सर? अल्टीमेटली ये, हाँ बोलो सर बोलो।
डेवलपमेंट के लिए कंट्री का। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, थैंक यू सर। कंट्री का अगर डेवलपमेंट करना है तो आपको गवर्नमेंट को फाइनेंस करना पड़ेगा, और उसके लिए इसका सोर्स यही है, वो कॉर्पोरेट से लेगा, मतलब जो कंपनी बिजनेस करता है हमारे देश में उससे लेगा, वो जीएसटी से लेगा। सर जीएसटी इज ए इनडायरेक्ट टैक्स। सर आप लोग बता सकते हो ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना सर, ये सबको भरना पड़ता है, मतलब चाहे आप इनकम करो या ना करो, इनडायरेक्ट टैक्स तो आपको भरना होगा। जैसे आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो अर्निंग नहीं करता, आपका पेरेंट्स अर्न करता है, कोई कोई है मुझे पता है जो प्रोफेशनल्स भी हैं अर्निंग भी करते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि जो अर्निंग नहीं करता है। सर जो अर्निंग नहीं करता वो क्या टैक्स भरेगा, क्या वो टैक्स भर सकता है अर्पिता? जो अर्निंग नहीं करता नो है सर। नहीं भर सकता, लेकिन क्या अर्पिता तुम टैक्स भरते हो? नो सर। यस सर भरते हो, तुम टैक्स भरते हो सर। आप एक सिंपल, तुम कभी मार्केट में जाके कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा, मैगी पैकेट, साबुन? हाँ सर, कभी किसी दुकान में जाके कुछ भी परचेज नहीं किया? तो जब तुम मैगी का पैकेट भी खरीदने जाते हो, मैगी का पैकेट भी जब तुम खरीदने जाते हो, तो क्या उसमें आप टैक्स नहीं देते? हाँ ये देखो सर, सर जी तो है ना, देते हो। देखो ये देखो, अब किसी भी पैकेट के पीछे वाला हिस्सा में देखना, वहां पर क्या लिखा रहता है। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर गोला करूंगा, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये इनडायरेक्ट टैक्स है सर, दिस इज नॉट इनकम टैक्स। ये देखो क्या लिखा है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ देखो तो, है ना, क्या लिखा है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ टैक्स, दिस इज जीएसटी, दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स, एंड दिस इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी पेड बाय बेगर ऑल्सो, जो भीख मांगते हैं वो भी देते हैं। मतलब आपको समझ में आया, इनडायरेक्ट टैक्स भिखारी भी देते हैं ना। अरे भिखारी को भी अगर एक पैकेट मैगी खाना होगा हाँ तो वो सर। मैगी पैकेट के लिए वो भी तो टैक्स भरेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? नॉट जस्ट मैगी, कोई भी प्रोडक्ट जिसमें ही टैक्स लगा हुआ है, जो भिखारी है, मतलब जो बेगर है, जिनको इनकम नहीं होता, मतलब हम लोग यही मानते हैं ना कि भिखारी है क्या अर्न कर लेता है, ऐसे बहुत सारा भिखारी है जो बहुत कमा लेता है, वो अलग बात। बट आप बात को समझने का कोशिश करना सर, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब है अगर आप अर्निंग करो या ना करो, इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी तो आपको भरना ही पड़ेगा। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूँ कि टैक्स को दो हिस्सों में बांटा गया सर, टैक्स को दो हिस्सों में बांटा गया, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड अनदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। ओके, उसमें हम लोगों का ये जो क्लास है, ये क्लास किस लिए है? ये क्लास डायरेक्ट टैक्स के लिए है सर। डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स। और आप लोग समझ ही रहे हो कि इनकम टैक्स क्यों है, बिकॉज गवर्नमेंट को चाहिए अर्निंग, और इस अर्निंग को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट आप लोगों को, किसको? चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, सीएमए वाले को, या फिर कोई भी कॉमर्स के बंदे को पढ़ाते हैं क्या? इनकम टैक्स। क्यों? ताकि जानकारी बढ़े, इनकम टैक्स का पार्टिसिपेंट्स बढ़े, इनकम टैक्स के बारे में लोगों को और पता चले, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिशनर्स, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा हो जाए, बिकॉज जितना प्रैक्टिशनर बढ़ेगा उतना वो लोगों को और जानकार करेगा, लोगों को और बताएगा कि भाई क्यों पढ़ना चाहिए, आपको क्यों जानना चाहिए। आपको लोगों को थोड़ा बहुत डराना भी चाहिए कि भाई टैक्स पे करो नहीं तो फंस जाओगे, है ना। अरे थोड़ा सा इतना तो डरा ही सकते हैं। अगर बहुत लोग हैं ना सर जो टैक्स पे नहीं करता, तो थोड़ा बहुत डरा के धमका के आप उनको बोलो कि भाई टैक्स पे करो नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगा, कभी रेड पड़ेगा तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ बोलो। जीएसटी ऑडिट में क्या हुआ था? जीएसटी ऑडिट में रिसेंट एक अमेंडमेंट आया है जीएसटी ऑडिट में। वो मतलब जो बिजनेसमैन है जिनका मोटा मोटी 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर का होता है, उनको गवर्नमेंट थोड़ा सा छूट दिया है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना पड़ता था, ठीक है, सीए ऑडिट मस्ट था, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट को पैसा का जरूरत ज्यादा हो गया, और बिजनेसमैन का मानना है कि अगर सीए का ऑडिट इस मूवमेंट में करवाना है तो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग ज्यादा हो जा रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि सीए को अभी जो ऑडिट है जिसका 5 करोड़ तक का बिजनेस है, उनका जो ऑडिट मैंडेटरी था, ठीक है, सीए ऑडिट जहां को मैंडेटरी था, वो मैंडेटरी को हटाया गया ताकि गवर्नमेंट को इजीली टैक्स कलेक्शन हो जाए। सीए को थोड़ा सा ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो गया क्योंकि मैंडेटरी ऑडिट था करवाने का। हाँ बोलो। सर ये तो सीए में भी कर सकता है ये ऑडिट।
नहीं, जीएसटी ऑडिट नहीं, जीएसटी ऑडिट ओनली सीए कर सकता है, सीए में अभी नहीं कर सकता। सीए में रिटर्न फाइलिंग प्रैक्टिस सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो ऑडिट का बात आता है, तो ठीक है। आर्टिकल में तो सर पढ़े थे, था तो अच्छा कर मुझे दिया था। भेजना। नहीं नहीं, वो ऑडिट जो तुम बोल रहे हो ना, वो नॉर्मल इंटरनल ऑडिट का पार्ट एक अलग है, लेकिन जो नॉर्मल ऑडिट है, ठीक है, उसके बारे में जीएसटी के जिस ऑडिट के बारे में रिसेंट जो अमेंडमेंट है वो सीए के लिए जो मेन ऑडिट था। सीएमए का जो जीएसटी ऑडिट का बात है वो थोड़ा अलग बात है, उसमें मैं आपसे बाद में बात करूंगा, ठीक है। मतलब उसके रिगार्डिंग अभी उस हिसाब से अभी नहीं हुआ है। गवर्नमेंट चाहता है कि सीएमए के पास भी वो वाला आ जाए, ठीक है। अब देखो क्या होता है उसके रिगार्डिंग। तुम कहाँ पर पढ़े थे मुझे थोड़ा शेयर करना, ठीक है, अगर मिले तो। लेकिन ये रिसेंट एक अमेंडमेंट था। हाँ बहुत बोलो। सारे आर्टिकल में ही था, टैक्स गुरु में भी था, देखे थे। अच्छा मेरे को शेयर करना अगर तुम्हें मिला है तो। मुझे मेरे जो सीनियर है वो लोग भी बताए थे। अच्छा ठीक है, मुझे शेयर करना फिर। मैं नॉर्मली ये जो रिसेंट जो अमेंडमेंट आया था वो सीए रिगार्डिंग था, इसलिए मैंने बोला। हाँ सर, ठीक है, वही रिसेंट अमेंडमेंट जो हुआ ना उसी का। उसी पे था। अच्छा तो फिर मैंने शायद ख्याल नहीं किया। ठीक है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा फिर से। अच्छा देखो सब सबको समझ में आ रहा है ना कि इनकम टैक्स क्या है और इनकम टैक्स के रिगार्डिंग गवर्नमेंट इतना ज्यादा चिंता क्यों करते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली ये जो हमारा कंट्री है इंडिया, इतना बड़े देश को चलाने के लिए पैसा का जरूरत बहुत है। सिंपल बात है। यहाँ पर आप टैक्स से क्या करता है गवर्नमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट देश को सिक्योरिटी देता है। आज अगर कंट्री मतलब हम लोग हमारे देश के अंदर इतना मतलब इजीली सांस लेते हैं ना, क्योंकि गवर्नमेंट हमारा देश को क्या करते हैं सर, सिक्योरिटी देता है। किससे, हमारे एनिमी से। एनिमी भरा हुआ है सर इंडिया का, ठीक है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, ठीक है। तो एनिमी का अभाव नहीं है। तो इतने बड़े कंट्री से हम लोग इस कंट्री के अंदर पीसफुली सो पाते हैं, चैन से नींद से मस्ती कर पाते हैं, वो बिकॉज हमारा देश सिक्योर है। और इस सिक्योरिटी के लिए इंडिया नीड लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। तो हमारा टैक्स का पैसा उधर जाता है सर। हमें क्या है, इधर से उधर जाने के लिए रेल चाहिए, हमें इधर से उधर जाने के लिए बस सर्विसेज चाहिए। तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, हमारा हेल्थ में कुछ हो जाए तो उसके लिए हॉस्पिटल्स चाहिए, ठीक है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पूरा देश को बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी हमारे टैक्स के पैसे से ही बनता है। इवन गवर्नमेंट जो सब्सिडी देता है, इवन करंट गवर्नमेंट हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट जो करेंटली लक्ष्मी भांडार बोल के एक प्लान लाया है सर, लक्ष्मी जी का भांडार बोल के जो 500,000 का प्लान भी लाया है ना, वो भी हमारा टैक्स का ही पैसा है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना। चाहे गवर्नमेंट किसी भी तरह का वेलफेयर प्रोग्राम भी चलाए, ठीक है, जैसे ये वेलफेयर प्रोग्राम है, हर एक को 500,000 मिलेगा, ये सब तो खबर आप लोगों के पास जरूर होगा, ठीक है, कि ईच एंड एवरी फैमिली इन वेस्ट बंगाल उनको 500 या 1000 रुपीज करके मिलेगा। अब ये प्लान कितना अच्छा है बुरा है इसमें बात अभी मैं नहीं करूंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो भी पैसा गवर्नमेंट यूज करता है ये सभी टैक्स के लिए, टैक्स से ही यूज करता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सर। ये कोई गवर्नमेंट या ममता दीदी या मोदी जी अपने पॉकेट से नहीं कमा के लाते। ये हमारा टैक्स का पैसा है, जिस पैसे को ये लोग यूज करते हैं पब्लिक के वेलफेयर के लिए या फिर जो भी उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है उसके लिए। नॉट जस्ट इन वेस्ट बंगाल, इन एवरी स्टेट, इन एवरी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, इन ईच एंड एवरी केस में आप लोग वही देखते हो, टैक्स का यूटिलाइजेशन। आप समझ रहे हो ना सर। तो सर सब समझ में आ रहा है। अब चलो सर मेन बात में धीरे धीरे बढ़ो। ओके सर चलो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग समझ ही पा रहे हैं सर किस तरह से इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलेशंस एंड नोटिफिकेशंस, ये सब जानना पड़ता है। जैसे कि अभी अपना जियाउल बता रहा था ना सर, कुछ सर्कुलर आया है सीएमए के बारे में, तो मैंने शायद ख्याल नहीं किया, ठीक है। तो सर्कुलर नोटिफिकेशंस वगैरह सब कुछ आपको जानना पड़ेगा इनकम टैक्स के अंदर। तो किसके बारे में कहाँ क्या बोला होता है, लीगल डिसीजंस क्या हुआ है, वो भी बात करेंगे। और क्या बात करना चाहिए सर, स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, किस तरह से टैक्स का लायबिलिटी कैलकुलेट होता है, उसके लिए आपको एक पूरा लंबा लाइन तय करना होगा, पूरा लंबा रास्ता है, यही मेन है सर। सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस देखना होता है। मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि क्या है रेसिडेंशियल स्टेटस, आई विल डिस्कस। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, हर एक हेड्स का अपना अपना इनकम का जरिया होता है। हेड्स मतलब सर इनकम टैक्स में 5 हेड्स होते हैं सर। इनकम करने का 5 तरीका बताया गया कि आप जो भी इनकम करो, जहां से भी करो, जहां मर्जी से करो, आपको 5 हेड्स में ही इनकम करना होगा। क्या क्या सर, सर आपके लिए सैलरी रहेगा, मतलब आप जॉब करते हो, सैलरी हेड से कमाओ, लिखने का जरूरत अभी नहीं है, मैं जब बोलूंगा तब लिखना। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे लगा के, हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा के आप इनकम कर सकते हो सर। और क्या सर, आप बिजनेस एंड प्रोफेशंस कर सकते हो।
कोई भी बिजनेस या फिर किसी भी तरह का प्रोफेशन इन द सेंस एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, उसका प्रोफेशन होता है, डॉक्टर, लॉयर, ठीक है, इवन टीचर्स भी प्रोफेशंस के अंदर आ जाते हैं, जो लोग प्राइवेट ट्यूटर है लाइक मी, ठीक है, या मैम, ठीक है, जो प्राइवेट लेवल में होते हैं उनका भी प्रोफेशन हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो स्कूल में नौकरी करते हैं वो सैलरी के अंदर आ जाता है, ठीक है, या कॉलेज में पढ़ाते हैं सैलरी के अंदर आ जाता है। तो इस तरह का डॉक्टर अगर किसी हॉस्पिटल्स में नौकरी करते हैं तो डॉक्टर भी सैलरीड हो गए, ठीक है, लेकिन डॉक्टर अगर सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तो डॉक्टर भी क्या हो गया, प्रोफेशंस में आ गया। तो बेसिकली अपने स्किल पे जब सेल्फ प्रैक्टिस करे तो वो प्रोफेशंस कहलाता है, और जब किसी जगह में जॉब करे, हाँ बोलो सर। गेस्ट लेक्चरर तक की सैलरी ना प्रोफेसर? गेस्ट लेक्चरर जो उनको जो मिलता है उनको भी तो रेम्युनरेशंस मिलता है, अगर वो एज ए लेक्चरर काम करते हैं वो भी सैलरी हो जाएगा। वो खुद से तो नहीं करते हैं ना, उनको कहीं से मिलता है, तो गेस्ट लेक्चरर आल्सो सैलरी के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, हाँ ওদেরকে মানে শখে পড়াতে আসে না মাঝে মাঝে? अरे शौकीन नहीं पढ़ाते यार, गेस्ट लेक्चरर जो कॉलेज में होते हैं ना उनको बुलाया जाता है। বলছি অনেক ইনস্টিটিউটে মাঝে মাঝে কখনো কেউ গেস্ট হিসাবে মন হলে পড়াতে আসেন, হ্যাঁ मैं ডাকে ওইগুলো। हाँ वो देखा जाएगा, अगर वो हाँ, वो अगर आपका मेन इनकम नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, जो अभी देख ऐसे गेस्ट लेक्चरर का ना पोस्ट भी रहता है बहुत सारे कॉलेजेस में, मतलब परमानेंटली पढ़ाया जा रहे हैं गेस्ट लेक्चरर, ऐसा भी होता है, ठीक है, परमानेंटली पढ़ा रहे हैं लेकिन गेस्ट है, नाम लेके दे के रखा गेस्ट लेक्चरर, पर क्लास के हिसाब से 500 1000 इस तरह का पेमेंट होता है, जो भी हो वो अलग बात। लेकिन अगर देख, अगर गेस्ट लेक्चरर का काम कभी कभार आके पढ़ाना होता है तो इन दैट केस वो उनका अदर सोर्स इनकम में चला जाएगा, अगर रेगुलर इनकम में नहीं शो होता है तो। अगर रेगुलर नहीं है तो फिर वो अदर सोर्स में दिखा जाएगा, जो कहीं पर नहीं आता वो अदर सोर्स में आता है। जो पांचों हेड्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं ना, क्या क्या हेड्स हो गया आपका, ये सब चर्चा में डिटेल्स में करूंगा, फिर भी अगर आप कहीं पर भी देख नहीं पाते हो अपना सोर्स, ठीक है, अगर वो आपका रेगुलर सैलरी के नहीं आता है, बिजनेस तो है नहीं, प्रोफेशन आपका है नहीं वो, ठीक है, तो इन दैट केस वो कहाँ जाएगा, अदर सोर्स में जाएगा, अगर कहीं पर भी नहीं जाता है। लेकिन नॉर्मली अगर वो रेगुलर बेसिस में करता है तो इन दैट केस उसको वो सैलरी के अंदर ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या हेड हो गया सर, सैलरी, बीपी मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशंस, ये सब चर्चा करूंगा, डू नॉट नीड टू राइट डाउन एनीथिंग नाउ, ठीक है, ये सब डिटेल्स में चर्चा होगा। सैलरी हो गया, बीपी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे देके वहां से इनकम हो सकता है, कैपिटल गेन मतलब जमीन वगैरह बेच के इनकम होता है ना सर, इन सिंपल अभी इतना याद रखो, कैपिटल गेन इनकम, ठीक है, कैपिटल गेन मतलब कोई लैंड है, लैंड को बेच दिया, कोई एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है, उसको सेल करके जो इनकम हो गया, ठीक है, उसको कैपिटल गेन हेड बोलते हैं। एंड और एक हेड है जिसको कहीं जगह नहीं मिलता, उसको इधर जगह मिलता है, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये पांचों हेड्स ऑफ इनकम के बारे में भी आपको बताया जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस, उसके बारे में चर्चा होगा, आई होप कि नेक्स्ट क्लास या उसके बाद वाला क्लास से मैं बताऊंगा। फिर डिफरेंट हेड्स क्या क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड, सर क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर, चाइल्ड, ये क्या है मैं बाद में बात करूंगा। इतना समझ लो कि कई बार ऐसे होते हैं कि हस्बैंड अपनी इनकम को कम करना चाहते हैं और वाइफ की इनकम पे अपना इनकम को दिखा के इनकम को बचाना चाहता है, टैक्स को बचाना चाहता है, टैक्स को सेव करना चाहता है। तो अगर आप टैक्स को छुपाना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि अपना इनकम को वाइफ के इनकम के साथ जोड़ के मतलब अलग से इनकम शो करते हो, तो इन दैट केस ना गवर्नमेंट को पता होता है, इनकम टैक्स वाले को, कि ये इनकम को छुपा रहे हैं, तो इन दैट केस वो ये सब पता कर लेगा क्लबिंग के थ्रू से। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अगर माइनर चाइल्ड इनकम करते हैं और अगर माइनर चाइल्ड का एज सच कोई इनकम टैक्स का डेटा उसका है नहीं, तो माइनर चाइल्ड के इनकम अपने माता पिता के इनकम के साथ या पेरेंट्स के इनकम के साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। हस्बैंड ही इनकम करते हैं, वाइफ का इनकम नहीं है, लेकिन हस्बैंड अपने वाइफ के नाम पे इनकम शो कर रहा है, तो इन दैट केस इनकम टैक्स वाले आके क्या करेगा, वाइफ का इनकम और हस्बैंड की इनकम को जोड़ देगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लबिंग। आई विल डिस्कस इन डिटेल्स लेटर, ये पूरा एक चैप्टर है सर, ठीक है। तो अभी मैं इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज मुझे बहुत सारी चीजें आज बताना है आप लोगों को, बस एक आइडिया दे रहा हूं अभी बेसिक में, ठीक है। सर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये भी चर्चा होगा कि किस इनकम किसके साथ एडजस्ट होता है, किसके साथ किसका एडजस्टमेंट चलता है, किसके साथ किसका एडजस्टमेंट नहीं चलता है, मतलब एक इनकम के साथ दूसरे लॉस एडजस्ट होता है, एक हेड के साथ दूसरा हेड एडजस्ट होता है, फिर जाके आपको मिलता है जीटीआई या फिर ग्रॉस टोटल इनकम, और उस ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर आपको मिलता है डिडक्शंस। क्या मिलता है, डिडक्शन। सर ये सब सुन के अभी ऐसा लगेगा किसी किसी को कि सर ये सब तो कभी सुने ही नहीं है,
किसी किसी को ऐसा लगेगा, ठीक है। जैसे अर्पिता को ऐसा फील होगा क्योंकि अर्पिता फर्स्ट टाइम टैक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है, आई कैन अंडरस्टैंड सब। तो ग्रॉस टोटल इनकम, ये डिडक्शन देने के बाद आपको मिलता है, ग्रॉस टोटल इनकम से आपको डिडक्शन मिलता है 80C से लेके 80U। ये चैप्टर 6 के अंदर आता है और इसमें आपको डिडक्शंस मिलता है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से छूट। इन सिंपल क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिलता है। अब ये छूट के बारे में चर्चा होगा एंड देन आपको मिलता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के बाद आपको गवर्नमेंट के घर में जमा करना पड़ता है क्या, टैक्स। गवर्नमेंट के घर में क्या जमा करोगे सर, टैक्स लायबिलिटी जमा करना है। ये है पूरा का पूरा रास्ता, जो रास्ता आपको तय करना होगा। ये रास्ता देख रहे हो ना सर, लंबा रास्ता है सर, ये लंबा रास्ता है। रेसिडेंशियल स्टेटस देखना, अलग अलग हेड्स को चेक करना, फिर क्लबिंग को समझना, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड को समझना, ठीक है, और क्या है, जीटीआई को समझना, डिडक्शंस को समझना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम को समझना, और फिर जाके क्या करना है सर, टैक्स पे करना है, फिर जाके कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये रास्ता, ये ही है कंप्लीशन ऑफ जी मतलब इनकम टैक्स। अगर ये समझ जाओ ना, सुनने में 5-6 लाइन है, बट ये समझने में आपको काफी टाइम लगेगा सर, काफी टाइम लगेगा। इसके साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह भी जानना होगा। एसएससी किसको कहते हैं, असेसमेंट किसको बोलते हैं, पर्सन का मतलब क्या है, इनकम का मतलब क्या है, कुछ चीजें मैं लिखाना चालू करूंगा अभी। इंडिया क्या है सर, क्या गजब का बात करते हो, हमें इंडिया नहीं पता सर। हाँ, इनकम टैक्स में हमें इंडिया क्या है वो भी सीखना पड़ेगा। यस सर, आप लोगों को जो इंडिया पता है ना, इनकम टैक्स का इंडिया थोड़ा अलग है सर। सर मतलब जो इंडिया हमें यहाँ पर मैप में दिखाई दे रहा है, हाँ बोलो, अलग है ना, समुद्र का टेरिटरी वो सब भी आता है। यस सर, वेरी गुड सर। ये जो इंडिया आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये इंडिया हमें सिर्फ इंडिया का लैंडमास टेरिटरी दिखता है, समुद्र, उसका आसमान ये नहीं दिखता। तो उसका भी एक डेफिनेशन है, आई विल डिस्कस सर, डोंट वरी। इंडिया क्या है इन इनकम टैक्स, वो भी चर्चा करना जरूरी है, ठीक है। मतलब सर इंडिया भी नया, न्यू इंडिया समझोगे क्या, थोड़ा सा नया लगेगा सर, पूरा नया नहीं बट थोड़ा सा नया तो आप लोगों को फीलिंग होगा, जो लोग पहले कभी इसके बारे में नहीं सुने हो। ओके सर, तो अल्टीमेटली अच्छा इंडिया क्या हो गया है, असेसमेंट ईयर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जानना ही पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्या है ये भी समझना पड़ेगा, और क्या समझना पड़ेगा सर, समझने की लिस्ट तो बढ़े जा रहे हैं सर। ओके सर, उसके साथ साथ आपको ये भी जानना होगा बेसिस ऑफ चार्ज एंड रेट ऑफ टैक्स, बेसिस ऑफ चार्ज एंड रेट्स ऑफ टैक्स। इनकम टैक्स का चार्ज क्या है, और मतलब कब कब इनकम टैक्स चार्ज होता है, और इनकम टैक्स का रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है, मतलब किस रेट में टैक्स चार्ज किया जाता है, मतलब कितना परसेंटेज, 5%, 10%, 20%, 30%, ये कब कब होता है, क्यों होता है, कितना परसेंटेज टैक्स हमसे लेते हैं, कितना इनकम करने से गवर्नमेंट के घर में कितना जमा करना पड़ता है, वो भी तो पता होना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली आप उसी हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करके दोगे अपने क्लाइंट का। बिकॉज आप लोग तो कोई आम आदमी नहीं बन रहे हो ना सर, खास आदमी बन रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सीएमए वाले बन रहे हो, सीएस बन रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई आप कि कितना टैक्स कलेक्ट करोगे, क्या रेट से कलेक्ट करोगे, ठीक है, यू हैव टू नो दिस थिंग्स। तो ये सब चर्चा बेसिक का ही चर्चा है, जो आपसे मैं धीरे धीरे ही बात करूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है सर, आराम से बात करेंगे। सो वेट, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ये कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी रखा, समरी नोट्स भी है, तो मैं धीरे धीरे ही सब बात करूंगा, एकदम हड़बड़ नहीं करना है सर। ये कुछ क्वेश्चंस भी मैं रेडी रखा आप लोगों के लिए, बट क्वेश्चंस करने से पहले, ये क्वेश्चंस भी समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना जरूरी है सर। चलो सर, पेन एंड कॉपी रेडी करो और लिखना चालू करो। सर बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, हेलो? यस सर। ओके হ্যাঁ सर, দাদা। ওকে ঠিক है। অর্পিতা বুঝতে পারছিস একটু একটু, না একটুও নয়? ओके सर, ओके सर, हेडिंग करना इनकम टैक्स। शुभश्री समझ आ रहा है आपको? जी सर आ रहा। ओके, तो सर हेडिंग करना इनकम टैक्स। ओके, इनकम टैक्स पढ़ना है तो इनकम टैक्स की हेडिंग करेंगे सर इतनी देर बाद। यस सर, इतनी देर बाद। सर इनकम टैक्स में ये जो टैक्स वर्ड है, ये टैक्स वर्ड के बारे में क्या जानते हो सर? कुछ नहीं जानते तो बता देते हैं। चलो, टैक्स जो वर्ड है ना सर, ये टैक्स एक इटालियन वर्ड है। क्या वर्ड है सर? इटालियन वर्ड। ये टैक्स एक इटालियन वर्ड है। इटालियन वर्ड, वो भी वर्ड का नाम चार्ज। इटालियन वर्ड चार्ज से आया है टैक्स। टैक्स का मतलब है इटालियन वर्ड चार्ज। ओके, इस चार्ज का क्या मतलब है सर? सर चार्ज का मतलब होता है कंपलसरी, क्या लिखोगे?
जस्ट लिखना प्लीज, जैसे मैं लिखा रहा हूं, कंपल्सरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। ठीक है, ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको इतना देर से समझा रहा था, ये सभी चीजें चर्चा होगा सर, बट कुछ पॉइंट्स एक बार लिखा देना मुझे चाहिए, इसलिए मैं लिखा दे रहा हूँ पहले। ठीक है, इनकम क्या है, टैक्स क्या है, कुछ बातें जानना जरूरी है, इसलिए मैं पहले अलग से उसको लिखा रहा हूँ। उसके बाद ये सारा का सारा पॉइंट आप लोगों से फिर से डिस्कस करना चालू करूंगा एक एक करके। तो लिख लिया सर, कंपल्सरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। हाँ सर, हो गया लिखा? हाँ दादा। लिख, यस ओके। तो सर ये यहाँ पर गोला कर दो, किसको गोला करोगे सर? कंपल्सरी को गोला कर दो, मतलब जिसको गोला करने बोल रहे हैं, मतलब कुछ तो बात है इसमें। सर एग्जैक्शंस को गोला कर दो, मतलब बॉक्स या गोला जो पसंद है वो करो। मनी को गोला कर दो एंड लॉ को गोला कर दो। मतलब क्या हो गया सर? कंपल्सरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। सर मतलब हो गया कि ये जो हमारा देश है ना, देश का नाम तो आप लोग जानते ही हो, इंडिया। इंडिया में आपको टैक्स देना पड़ता है ना? चाहे आप जीएसटी पे करो, चाहे आप इनकम टैक्स पे करो, आपको देना पड़ेगा। लेकिन क्या आपसे प्यार से लिया जाता है या जबरदस्ती लिया जाता है? ठीक से बोलना, आपसे प्यार से टैक्स लिया जाता है या फिर जबरदस्ती ही दिया जाता है? मतलब आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। मतलब क्या आपसे जबरदस्ती लिया जाता है टैक्स? क्या आप खुशी से टैक्स पे करते हो? नहीं, तभी तो टैक्स का चोरी होता है। क्या हम लोग हैप्पीली टैक्स पे करते हैं सर? कभी ऐसा किसी को सुने हो No, सर, sir. हैप्पी टू पे टैक्स? हाँ, ऐसे बहुत कम लोगों को No, सुनोगे। sir. हाँ सुने हो? স্যার अब देखो, हाँ बोलो सर बोलो। তার মানে থিঙ্কিং এর উপর অনেকে মানে দিতে চায়, খুশি হয়, আবার অনেকে চায় না। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ तुम जैसे बात लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, वो तो देशभक्त लोग है। ठीक है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। अगर आप नॉर्मली देखो, नॉर्मली नॉर्मल आम नजर, अपना नजर को आम रखो, खास इंसान तो बहुत होते हैं, कुछ लोग ही होते हैं खास, उनको टैक्स देके अच्छा लगता है, वो चाहते हैं कि अपना देश में और डेवलपमेंट हो, इसलिए वो टैक्स भी पे करते हैं, और हाईएस्ट टैक्स पेयर्स होने के नाते उनको अच्छा भी फीलिंग होता है। दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट नॉर्मली टैक्स कोई हैप्पीली पे नहीं करता, ये इन जनरल सेंस है। और इसीलिए टैक्स चोरी भी होता है, और इसीलिए गवर्नमेंट में 135 करोड़ आबादी में अभी हार्डली 3 से 4% लोग ही इनकम टैक्स पे करता है। इसका कारण नहीं है बिकॉज हम लोग हैप्पीली टैक्स पे नहीं करते। मतलब हमें नहीं लगता कि, हमें ऐसा फीलिंग होता है कि हम कमाते हैं, सरकार को क्यों दे। इवन हम लोग सरकार को करप्टेड भी समझते हैं, ये भी एक परसेप्शन है लोगों के अंदर कि गवर्नमेंट कुछ काम करता नहीं है, बेकार में पैसा देना इन लोगों को, उससे अच्छा अपना पैसा अपने पास ही रहे। ये भी परसेप्शन किसी किसी के मन में चलता है, ठीक है, वो अलग बात। लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं करेंटली कि ये जो कंपल्सरी एग्जैक्शन ऑफ मनी, नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम कंट्रीज। हाँ बोलो सर। हेलो हाँ सर, बोलो, आवाज नहीं सुन आ रहा रहा। हूँ। किसी को नहीं आ रहा है? हेलो नहीं सर, आ रहा है। আসছে দাদা। आ रहा है सर, मेरा साउंड सबको क्लियर आ रहा है, सिर्फ शिवम का है दादा। आवाज ही मुझे नहीं आ हाँ रहा सर, अभी अब आ रहा है सर, उस टाइम पे नहीं आ रहा था। है। अच्छा, कंपल्सरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। तो एग्जैक्शन का मतलब क्या हो गया? जबरदस्ती छीन लेना। क्या छीनना है? मनी छीनना है। लेकिन सर लॉ में रह के, ऐसा नहीं कि जब मन मर्जी उठा लो। ठीक है, मतलब मन मर्जी कलेक्शन नहीं चलेगा, किसी को दबा के, डरा के, धमका के नहीं, ऑब्वियसली लॉ में रह के। तो उसके लिए एक नियम बना हुआ है। अगर आप नियम में रह के पैसा उठाते हो, कौन उठाते हैं? गवर्नमेंट लेते हैं। किससे? पब्लिक से लेते हैं, दैट इज टैक्स। तो इसीलिए बोलते हैं सर कंपल्सरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। ठीक है, ये बात थोड़ा याद रखिएगा। ऐसे तो सर हमारे देश में, थोड़ा सा हेडिंग में करके इसमें पैरा नीचे नीचे निकाल के एक पॉइंट, कुछ पॉइंट लिख लो सर। हमारे देश में काफी सारा टैक्स चलता था, ठीक है, लेकिन अभी बहुत सारा टैक्स हट गया और एक दो टैक्स ही बच के रहा है। जैसे कि थोड़ा लिखा देते हैं सर, लिख लो सर। जैसे अब एक तरफ हेडिंग करना है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स है। ये तो पता ही चल रहा है सर, ये डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में और भी एक, डायरेक्ट टैक्स के अंदर और भी कुछ इनकम
इनकम को लाया जाता है, जैसे कि कोई फॉरेन इनकम जिसके बारे में कोई डिस्क्लोज नहीं मिला उसको भी बोला जाता है। मैं बाद में आपको नोट्स में दे दूंगा उसको, लेकिन इन सिंपल अगर आपको समझा जाए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। फिर इसके अलावा बाकी और भी कुछ टैक्सेस है, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 सर अभी नहीं चलता है, मतलब अभी इसको सब्स्टिट्यूट किया गया जीएसटी की तरफ से। सर जैसे कि सेंट्रल कस्टम एक्ट, हाँ बोलो। कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स के अंदर ही आता है, अभी उसको अभी अलग से लिखने का जरूरत नहीं है। सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1961, सर्विस टैक्स रूल, ठीक है, सर्विस टैक्स रूल फाइनेंस एक्ट के अंदर चलता था, ये भी है अभी भी, फाइनेंस एक्ट अभी भी चलता है, बट सर्विस टैक्स तो चलता था पहले 2017 से पहले बड़ा चलता था, ठीक है। फाइनेंस एक्ट 1994 में सर्विस टैक्स रूल को भी लाया गया था। इसके साथ साथ सर वैट वगैरह चलता था, ठीक है, वैट चलता था, कस्टम्स चलता था, ठीक है, वैट 2005, ठीक है, वैट एक्ट जो है सर 2005 में आया था। एंड कस्टम्स जो अभी भी है, कस्टम्स अभी भी है सर, कस्टम्स एक्ट 1962, कस्टम्स एक्ट 1962 ये अभी भी है, ये जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगता है। हाँ बोलो सर, ये एक्साइज वैट पता 11 में किए थे, फिर तो जीएसटी आगे यस हट सर, गया। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगता है, ये अभी भी है, लेकिन बाकी जो एक्ट है वो सब एक्ट को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। हाँ बोलो। সেন্ট্রাল সেলস ট্যাক্সও তো ছিল। हाँ अभी नहीं है, वो भी हट गया है। सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी, हाँ वैट के साथ साथ वैट एंड सीएसटी। जो जीएसटी में अभी चेंजेस क्या हो गया, वो जीएसटी के अंदर उसको आईजीएसटी का नाम दे दिया गया, ठीक है। सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी, वैट 2005 एंड सीएसटी भी उसके साथ साथ चलता था, उसको सेंट्रल सेल्स टैक्स कहा जाता था। वेरी गुड सर। तो ये जो भी मैं नाम ले रहा हूं ना सर, ये जो एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, ये सबको एक टैक्स में चेंज कर दिया गया सर, जिसका नाम है सर अभी जीएसटी। लेकिन जीएसटी भी चलता है और कस्टम्स भी अभी भी है, और कस्टम्स रहेगा भी, कस्टम्स इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। तो जीएसटी कस्टम्स ये दोनों मिलके क्या बनता है सर, ये दोनों मिलके बनता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा टैक्स का कुछ बेसिक बातें, ठीक है। मतलब जो टैक्स रिलेटेड, मतलब कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी होता है, लेकिन कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी को हम लोग किस तरह से एक छोटा लेवल में देख सकते हैं कि भाई ये टैक्स चलता था, अभी ये टैक्स हट गया है। एक्साइज किस में लगता था, एक्साइज लगता था सर नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है, ये लगता था मैन्युफैक्चरिंग पे। बता दो, बहुत लोगों को पता नहीं होता है, अभी भी एक्साइज डिपार्टमेंट है सर, ये डिपार्टमेंट बंद नहीं हुआ है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स लिख के रख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स, मतलब जिस गुड्स में एक्साइज लगता है उस गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद एक्साइज टैक्स देके ही गोडाउन से निकलता है। अभी भी होता है, लेकिन अभी वो जीएसटी के नाम पे होता है, ठीक है। अभी भी सेम टू सेम रूल्स है, बट वो जीएसटी सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको, रूल कॉन्सेप्ट वही है, बट थोड़ा नाम बदल गया है। सर्विस टैक्स भी है, जीएसटी के अंदर आ गया है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है, गुड्स एंड, बोलो जीएसटी का पूरा नाम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सर्विस भी है, सर्विस टैक्स अभी भी है, ठीक है, बस थोड़ा नाम बदल गया है, ठीक है। तो ताकि वो कंट्रोल करने में सुविधा हो, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये रिसेंट ट्रेंड में हमारे देश में कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स लॉज है जिसको सब्स्टिट्यूट करके जीएसटी आया है। और जीएसटी एंड कस्टम्स ये दोनों एज एन इनडायरेक्ट टैक्स चलता है हमारे कंट्री में, और इनकम टैक्स जो है वो एज ए डायरेक्ट टैक्स हमारे कंट्री में चलता है। तो हम लोग का मेन जो पढ़ने वाला सब्जेक्ट ये वाला क्लास में चलेगा मंगलवार और बुधवार, ये क्या है, वो है आपका इनकम टैक्स, दैट इज इनकम टैक्स। तो हेडिंग करना सर, हेडिंग भी कर सकते हो या फिर पॉइंट के हिसाब से लिख भी सकते हो। लिखना एवरी पर्सन आर liable to pay tax on their income. Every persons are liable to pay tax on their income as per their residential status. As per their residential status.
लिख लिया सर? हर एक इंसान को टैक्स पे करना पड़ेगा अपने अपने इनकम के हिसाब से। ऐसा नहीं कि सबको सेम टैक्स नहीं पे करना पड़ता हमारे देश में। हमारे देश में इनकम टैक्स सबको इक्वली पे नहीं करना पड़ता, कितना भी कमा लो। जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ कंट्रीज है, वर्ल्ड का कुछ रिच कंट्रीज है जहां पर इनकम टैक्स का सिस्टम थोड़ा इजी है। क्यों सर? वहां पर इनकम ग्रुप भी बड़ा इक्वल लेवल में है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर 30% स्लैब वगैरह चलता है। मतलब कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, 30% सरकार को देना पड़ेगा। इट्स काइंड ऑफ, ठीक है, ये सिस्टम चलता है किसी किसी कंट्री में, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। बट हमारे देश में ऐसा तो नहीं है ना कि मैक्सिमम रिच है क्या हमारे देश में? नहीं सर, हमारे देश में मिक्स द पॉपुलेशन है। तो हमारे देश में ऐसा फ्लैट रेट पॉसिबल नहीं है। अगर फ्लैट होता तो आपको शायद इनकम टैक्स पढ़ा भी नहीं जाता। अगर फ्लैट रेट ऑफ इनकम टैक्स होता तो शायद आपको इनकम टैक्स पढ़ने के लिए जरूरत भी नहीं पड़ता, बिकॉज तब तो इनकम टैक्स कैलकुलेट करना, उसको जमा करना इतना इजी हो जाता कि क्या जरूरत ही नहीं होता। लेकिन इंडिया में ये इतना इजी नहीं है। इंडिया में इनकम टैक्स कैलकुलेट करना इतना भी इजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग इनकम ग्रुप बहुत सारे हैं, ठीक है, तो अनइक्वल इनकम ग्रुप बहुत है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी अलग अलग रूल्स बना के ही रखना पड़ता है। ओके सर, तो यहाँ पर एक गोला करना। सर बार बार में क्या गोला करने के लिए बोलते हो? अरे सर कुछ नहीं, देखो सर ये पर्सन है ना, पर्सन को गोला करना प्लीज, बिकॉज इनकम टैक्स आप तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप पर्सन को नहीं समझ पाओगे। अगर इनकम टैक्स को समझना है तो पर्सन को समझना है। आपको मैं जैसे ही ये चैप्टर समझा रहा था, चैप्टर के ऊपर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बोल रहा था। उसमें देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में पर्सन है ना सर, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग पर्सन आप इनकम टैक्स में कुछ नहीं समझ पाओगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड पर्सन फर्स्ट। ओके सर, नेक्स्ट। अरे क्या हो गया? ठीक है, पर्सन को समझना है। अच्छा, पर्सन के बाद किसको समझना है सर? सर पर्सन के बाद समझना है टैक्स को। मतलब सर टैक्स को समझना तो पड़ेगा ना, बिना टैक्स समझे हुए किधर जाओगे? मतलब सर टैक्स नहीं समझ पा रहे क्या? अरे सर अलग अलग टैक्सेस है, तो वही टैक्स को समझना है आपको, और अलग अलग इनकम भी है, इसलिए आपको इनकम को भी समझना पड़ेगा। तो गोला कर लिया सर? पर्सन को, टैक्स को, इनकम को। और क्या वाइटल पॉइंट रह गया यहाँ पर? सर रेसिडेंशियल सिर्फ स्टेटस है ना। अगर आपको इनकम टैक्स को अच्छे से समझना है, then you have to understand रेसिडेंशियल सिर्फ स्टेटस आल्सो। आपको ये भी अच्छे से समझना होगा। क्या है सर? रेसिडेंशियल स्टेटस। मतलब क्या आप भारत में रेसिडेंट हो या नहीं, क्या आप भारत में रेसिडेंट हो या नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका टैक्स इम्प्लीकेशंस। तो टू अंडरस्टैंड इनकम टैक्स यू हैव टू नो दिस 4 थिंग्स: पर्सन्स, टैक्स, इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, अब ये सब अलग अलग चैप्टर का भी डिस्कशन होगा, लेकिन अभी मैं आपको पर्सन्स के बारे में कुछ बात कहना चाहता हूं सर। अगर आपको इनकम टैक्स स्टार्ट करना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड पर्सन्स फर्स्ट। तो पर्सन में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि पर्सन कितना तरह का होता है, ठीक है, पर्सन कितना तरह का होता है। सर लिख लिया सभी ने? नंदिनी, दित्सा, बोलो सर, लिख लिया आप लोग? हाँ सर। और पिता लिखे चीज? हाँ लिखी थी। ओके, शुभश्री हो गया? जी। ओके, ऋषभ बोल, लिख लिया? ऋषभ खूब लेट करिस। हाँ ओके सर, ठीक है। चलो सर, अब क्या करेंगे? अब आपको मैं पर्सन्स के बारे में बात करूंगा। ये जो पर्सन्स को गोला किया था ना, तो उसी गोला, जो पर्सन्स को गोला किया था उसके बारे में बात। आप समझ रहे हो सर, बेसिक का क्लास है, तो पहले मुझे आपको बेसिक आपको पहले से ठीक से अच्छा करना होगा, उसके बाद में धीरे धीरे एडवांस टॉपिक में डीप डाइव कर पाऊंगा। तो जब तक बेसिक स्ट्रांग नहीं बन जाता, तो तब तक इंट्रोडक्शन 2-3 क्लास में बेसिक्स को अच्छे से स्ट्रांग करना है। ओके, बहुत सारी बातें करना है सर। देखो पर्सन्स के अंदर, पर्सन्स कौन है सर? ऐसे इंग्लिश में पर्सन्स का क्या मतलब जानते हो आप लोग? इंसान। इंग्लिश में पर्सन का क्या मतलब? ह्यूमन बीइंग, इंसान, व्यक्ति, ऐसे ही समझते हो ना सर? अरे यस सर। हाँ, इनकम टैक्स भी वही समझता है, इनकम टैक्स भी वही समझता है, लेकिन इनकम टैक्स व्यक्ति का मतलब थोड़ा बिग पैरामीटर में सोचता है। मतलब हम लोग एक व्यक्ति मतलब क्या समझेंगे? जैसे यू आर ए पर्सन, आई एम ए पर्सन, है ना? आप लोग पर्सन हो, मैं भी पर्सन हूं, ये सुनो।
यस सर। Yes, sir. लेकिन इनकम टैक्स वाले पर्सन्स को थोड़ा एक अलग ही पहलू में सोचा है, मतलब उनका सोचने का तरीका थोड़ा अलग इसलिए है बिकॉज उनको एक ही पॉइंट में सोचना है, क्या कि भाई कौन कौन हमारे देश में हमें टैक्स दे सकता है। अब बात समझ रहे हो, इंडिया में कौन कौन उनको टैक्स भर सकता है, तो वो उसके हिसाब से पर्सन का डेफिनेशन बनाया है और उसके अंदर वो किसको किसको इंक्लूड किया उसी का लिस्ट में आपके सामने अभी लिखने वाला हूँ। ठीक है, मतलब जहां जहां से हमें अलग अलग टैक्स मिलेगा वो जगह को आइडेंटिफाई करना पर्सन का सबसे बड़ा काम है। ठीक है, मतलब उसी के अंदर पर्सन के बारे में बोला गया है। अब देखो सर, अब एक काम करना, एरो बनाते हुए चलना, 7 एरो बनाना सर, 7। पहला सर कौन सर, इंडिविजुअल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इसी के लेके इनकम टैक्स का मैक्सिमम चर्चा चलेगा। इंडिविजुअल, हम आप जैसे लोग। इंडिविजुअल मतलब कौन, हम या आप जैसे लोग। ठीक है, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया आर कॉल्ड इंडिविजुअल। इंडिविजुअल लेवल में इंडिविजुअल, सब अलग अलग हैं, अलग अलग इंसान है तो अलग अलग इंडिविजुअल। नेक्स्ट सर, और कौन हो सकता है सर, एचयूएफ। सर एचयूएफ मतलब इसको प्यार से हाफ भी बहुत लोग बोलते हैं, हाफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर ये जात पात आ गया, अरे नहीं कोई जात पात नहीं है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये एक बिजनेस फॉर्मेशन है, हमारे देश में बहुत चलता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब ये फॉर्मेशंस को एक अलग ही बिजनेस का नाम दिया गया। सर क्यों, हिंदू मतलब नॉट जस्ट हिंदू, नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बट इसके अंदर आपको सिख, जैन एज वेल एज बुद्धिस्ट, इनको भी इसके अंदर लिया जाता है। जैन, सिख, सिर्फ मुस्लिम को नहीं लिया जाता बिकॉज उनका एक पर्सनल लॉ है जिसके कारण उनको इसके अंदर नहीं लिया जाता। उनका पर्सनल जो लॉ है उस पर्सनल लॉ को रेस्पेक्ट देते हुए ये वाला चीजों को नहीं लिया गया। बाकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर सिख फैमिली, सिख जॉइंट फैमिली बिजनेस, बुद्धिस्ट जॉइंट फैमिली बिजनेस, जैन जॉइंट फैमिली बिजनेस, इनको एक ही तरह का माना गया और इसमें सभी को एग्रीमेंट था, इसीलिए बिकॉज इंडिया के अंदर से ये देखा गया है काफी पुराने दिनों से। तो इंडिविजुअल एचयूएफ इसके लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत स्टोरी हिस्ट्री समझना भी जरूरी है सर, ऐसे नहीं बनता है देश का हिस्ट्री, तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी जानने से सुविधा होता है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जैसे एक सर एग्जांपल्स, सर एग्जांपल्स में मैं आपको एक गजब एग्जांपल्स मुझे मन में आ रहा है। ये आप लोग छतरी यूज करते हो ना सर, बारिश का मौसम है, किस कंपनी का छाता यूज करते हो, जल्दी बोलो। हाँ सर वो सेम हाँ, केसी पॉल एंड सन्स, है केसी ना? पॉल एंड सन्स। हाँ इसीलिए मुझे मेरे दिमाग में चल रहा था कि केसी पॉल एंड सन्स। ठीक है, महेंद्र दत्ता एंड सन्स का भी बहुत अच्छा चलता है, कॉलेज स्ट्रीट में दुकान है इन लोगों का। ठीक है, लेकिन फिर ये जैसे ही आपको किसी दुकान के बगल में एंड सन्स, ग्रैंड सन्स, इवन आजकल तो सर एंड डॉटर्स भी चल रहा है। पंजाब में एक फैमिली है जिन्होंने अपने बेटी के नाम पे ही दुकान का नाम रखा, फर्स्ट टाइम एंड डॉटर्स। ये पहले नहीं देखा जाता था, इवन एंड डॉटर्स उनके देने के बाद बहुत सारे लोग अपने लड़की लोगों के नाम से दुकान का नाम रखना चालू किया। ठीक है, एंड डॉटर्स। ठीक है, तो एंड सन्स, एंड डॉटर्स, ग्रैंड सन्स, जब भी किसी दुकान के बगल में आपको ऐसा नाम दिख जाए, आपको ये फीलिंग आ जाना चाहिए सर कि ये कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है। समझ में आ रहा है सर, जिसको हम लोग इन सिंपल कहते हैं जॉइंट फैमिली बिजनेस। क्या बिजनेस? जॉइंट फैमिली बिजनेस। तो जॉइंट फैमिली बिजनेस में किसी एक को पकड़ना अच्छा नहीं होगा कि भाई तुम इनकम टैक्स पे करो, तुम इनकम टैक्स पे करो। वो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि भाई हमें तो फैमिली बिजनेस से टैक्स चाहिए, तो आप लोगों का जो फैमिली बिजनेस है अब वहां से हमें टैक्स पे कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, इंडिविजुअल्स के केस में इंडिविजुअल से टैक्स लिया जाएगा, एचयूएफ के केस में जॉइंट फैमिली बिजनेस से टैक्स लिया जाएगा। सर किसके नाम पे होगा? सर करता होता है वहां पर, मैं आगे बताऊंगा, आप लोग एचयूएफ का थोड़ा डिटेल्स पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। सर तीसरा कौन? तीसरा कौन? BOI। हाँ सर, BOI मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। थैंक यू सर, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सर ये कौन होते हैं? सर ये इंडिविजुअल्स 3-4 मिलके एक बॉडी बनाते हैं। जैसे कि ऐसा बहुत होता है, इट्स नॉट लाइक पार्टनरशिप। हाँ, ये ठीक पार्टनरशिप जैसा नहीं है, मतलब 3-4-5 इंडिविजुअल्स मिला के एक यूनिटी हो गया। हाँ हाँ बोल सकते हो सर, जॉइंट वेंचर। ठीक है, जॉइंट वेंचर जो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का एक अच्छा एग्जांपल बोला आपने, वेरी गुड सर। सर जैसे मानो कि आसपास के अभी कौन सा फेस्टिव है, अभी कोई फेस्टिव आ रहा है क्या? हाँ जन्माष्टमी आ रहा है ना? हाँ जन्माष्टमी आ रहा है, हाँ बोलो।
কোনো অ্যাসোসিয়েশন বা ক্লাব ওইগুলো তো হবে। नहीं, एसोसिएशन थोड़ा अलग है, उसके लिए अलग से प्रोविजन है एसोसिएशंस के बारे में। देखो सर, थोड़ा बहुत सेम टू सेम टाइप ही है, बट थोड़ा अलग है। एओपी अलग से बना हुआ होता है सर, एओपी। তো অনেকে तो सर टेम्पररी टाइम के लिए वो लोग वेंचर करते हैं, वो हाँ, प्रोजेक्ट बोलो। खत्म हो जाता है तो फिर बंद हो जाता है वेंचर। हाँ, वेरी गुड सर। एसोसिएशन ऑफ पर्सन थोड़ा अलग होता है, मैं बताता हूँ कि इसमें क्या फर्क है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में मतलब क्या डिफरेंस है आपको भी मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में ये इंडिविजुअल्स दिखाई दे रहा है ना सर आप लोगों को, हम आप जैसे लोग, ठीक है, जो 60 साल के नीचे भी हो सकते हैं, 60 से ऊपर भी हो सकते हैं, 80 के ऊपर भी हो सकता है। ये 3 हिस्सों में बांटा गया। इंडिविजुअल्स मिलके एक बॉडी बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि जॉइंट वेंचर से एक अच्छा एग्जांपल्स लिया गया, ठीक है। जॉइंट वेंचर्स में आपने फुचका स्टॉल दिया अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, तो 4-5 दोस्त मिलके एक जॉइंट वेंचर्स बनाया, एक बेसिकली एक फुचका का स्टॉल दिया, लेकिन वो इंडिविजुअल्स है, ठीक है। 4-5 इंडिविजुअल मिलके एक कोई संगठन टाइप का बना के, ठीक है, अपना ही एक 4-5 इंडिविजुअल्स का एक बना के कुछ इनकम किया। तो अगर वैसा इनकम भी बहुत होता है ना, तो गवर्नमेंट उनको भी छोड़ता नहीं है, उनको बोलते हैं भाई आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के पर्सन के तहत आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब क्यों ऐसा बोल दिया गवर्नमेंट ने? ऐसा इसलिए बोल दिया बिकॉज लोगों का क्या है ना, उनको तो बस बहाना चाहिए। वो बोलेगा देखो भाई ये हम 4 जन मिलके बनाया, सपोज एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है जिसमें 4 मेंबर्स है। अब 4 मेंबर में से किसका इनकम है ये कैसे पता करेगा? सपोज ए बी सी डी, ये 4 जन मिलके एक बीओआई बनाया। अब गवर्नमेंट आया, बोला भाई तुम लोग अच्छा खासा इनकम कर रहे हो, सरस्वती पूजा के चंदा कलेक्शन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप अच्छा खासा इनकम कर रहे हो। तो ए बोल रहा है भाई ये मेरा इनकम नहीं है, बी बोल रहा है मेरा नहीं है, सी बोल रहा है मेरा नहीं है, डी बोल रहा है मेरा नहीं है। किससे टैक्स लेगा सरकार? तो गवर्नमेंट बोल रहा है भाई ना तो ए से लेंगे, ना तो बी से लेंगे, ना तो सी से लेंगे, ना तो डी से लेंगे, किसी से नहीं लेंगे। लेकिन ये जो तुम लोग का बीओआई बनना है ना, तुम लोग का सोर्स ऑफ इनकम तो एक ही है, तो तुम लोग का जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे टैक्स ले लेंगे। बात समझ में आया? गवर्नमेंट को बस मौका चाहिए, जहां से उनको पैसा मिलता है वो पैसा छोड़ेगा नहीं, सिंपल सी बात है सर। गवर्नमेंट को चाहिए मनी का पाइपलाइन, अगर कहीं से भी दिखेगा पैसा बन रहा है उसको छोड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो चाहे वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो या एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो। सर एसोसिएशन ऑफ पर्संस मतलब? सर एसोसिएशन ऑफ पर्संस मतलब उसमें क्या होगा, सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं, इंडिविजुअल्स के साथ साथ कुछ बाकी पर्संस भी ऐड हो सकता है। जैसे कि सर, जैसे कि ट्रस्टी बोर्ड होगा। एग्जैक्टली सर, मैं आपको समझाता हूँ। एओपी, अच्छा इसमें मेरा जगह खत्म हो गया। अच्छा एक काम करते हैं सर, एओपी के बाद 4 पॉइंट हुआ और 3 पॉइंट है। मैं एक काम करता हूँ, नीचे एरो खींचता हूँ, आप लोग कॉपी में जगह है ना तो वहीं पर कर दो। और 3 पर्सन होगा। क्या क्या सर? पार्टनरशिप। क्या है? पार्टनरशिप। ओके, और क्या हो सकता है सर? सर आजकल पार्टनरशिप में एक न्यू भी आ गया, आजकल एक न्यू पार्टनरशिप आ गया, क्या नाम है बोलो? LLP। LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वेरी गुड सर। कंपनी और एवरी, आर्टिफिशियल पर्सन। वेरी गुड सर, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ, एंड लोकल अथॉरिटी या कोऑपरेटिव। वेरी गुड सर। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटी, एंड लोकल अथॉरिटी। इस लोकल अथॉरिटी के अंदर आप क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेनली लोकल अथॉरिटी के अंदर कौन आता है? पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनको लाया जाता है, ठीक है, लोकल अथॉरिटी। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल रहे हैं ना, वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस की तरह काम करता है, ठीक है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल रहे हो ना, इट्स अ काइंड ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्संस, मतलब एक ऐसे एसोसिएशन ऑफ पर्संस जिसके अंदर इंडिविजुअल्स भी होंगे, एचयूएफ भी हो सकता है, बीओआई भी हो सकता है, पार्टनरशिप बिजनेस भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है। अब बात समझ रहे हो एओपी के मतलब? एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कोऑपरेटिव सोसाइटी तरह, ठीक है, मतलब जिसमें बहुत सारे पर्संस मिलके भी एक सोसाइटी रन कराता है, एक पर्संस बनाते हैं, उनसे कुछ इनकम हो रहा है तो उस इनकम को भी गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगा। जैसे पार्टनरशिप बिजनेस एक अलग बिजनेस है, कंपनी एक अलग बिजनेस है। सर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के अंदर नॉर्मली मंदिर, मस्जिद, ट्रस्ट, गिरजा ये सब आ जाता है,
आप समझ रहे हो? मतलब सर मंदिर को भी टैक्स देना पड़ता है क्या? अरे नहीं सर, मंदिर मस्जिद को टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन उनका सोर्स ऑफ इनकम का डेटा तो गवर्नमेंट के पास होना चाहिए ना। इनकम तो वो लोग बहुत करता है, डोनेशन फंड ये बहुत सर मिलता है। सिद्धिविनायक, तिरुपति बालाजी, इन सब में बहुत ज्यादा जिनका भी होता नाम ले लो तुम, जिनका भी नाम ले लो, ठीक है। तिरुपति बालाजी तो वर्ल्ड का सबसे महंगा मतलब कलेक्शन, मतलब बेसिकली डोनेशन कलेक्शन में तिरुपति बालाजी नंबर 1 टेम्पल्स कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। आपका वैष्णो देवी माता, ठीक है, वहां पर। हाँ बोलो। ট্রাস্ট থাকে তো মন্দিরগুলো, ওরা তো ট্যাক্স দেয়, এমনি নাম থোড়াই আছে। क्या समझा नहीं मैं? মানে স্যার যে বলছেন না মন্দির ফন্দিরগুলো, ওদের তো ট্রাস্ট তো আছে, ওদের মানে ট্যাক্স তো দিতে হয়, নাহলে পার্সনের নাম থাকবে কেন? हाँ तो अच्छे तो इसे तो बोलছি एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन उनका ट्रस्ट बना हुआ होता है, उनको गवर्नमेंट के घर में जमा करने का जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज वो लोग तो पब्लिक के लिए ही काम करता है ना। मंदिर मस्जिद में जो इनकम होता है वो इनकम थोड़ी ना किसी के पर्सनल होता है, वो तो एक पूरा मतलब वहां पर जो भी आते हैं शरणार्थी दर्शनार्थी पब्लिक के लिए हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट भी टैक्स किसके लिए लेते हैं? पब्लिक के लिए होते हैं। तो उनका हिसाब प्रॉपर होना चाहिए, उनका हिसाब प्रॉपर होना चाहिए। तो गवर्नमेंट इसलिए उसको भी पर्सन की नजर से अलग से देखता है, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी करना पड़ता है, लेकिन टैक्स कुछ ना दे, पर रिटर्न फाइल जरूरत वगैरह सब करना पड़ेगा, मतलब एवरीथिंग शुड बी देयर। इवन तिरुपति मंदिर जो है वो तो सर मतलब डोनेशन के तौर पे शेयर भी लेता है। मतलब अगर आपके पास शेयर है और आप चाहते हो कि तिरुपति बालाजी में वो शेयर जमा करोगे, तो तिरुपति बालाजी में इतना अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि तिरुमाला, ठीक है, तिरुपति तिरुमाला जो ट्रस्टी बोर्ड है, ये बहुत ही फेमस ट्रस्ट बोर्ड है, मतलब जो कॉर्पोरेट लेवल की तरह मतलब इनको चलाते हैं इस पूरा का पूरा ट्रस्टी को, ठीक है। तो मतलब इनके यहाँ पर आप इवन डोनेशन के तौर पे मतलब शेयर्स भी जमा कर सकते हो, ऐसा भी कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास कंपनी का शेयर्स है, ये शेयर्स भी ले लेंगे कि ठीक है भाई ट्रस्ट के लिए इतना भी। तो गजब ही इनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, इनका गजब है, मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी इनका जो स्ट्रक्चर जिस तरह से ये मैनेज करते हैं, इनका मैनेजमेंट गजब ही है। तिरुपति तिरुमला में एक लड्डू बनता है सर, जिसको किस चीज का लड्डू बोलता है डोंट नो, मतलब लेकिन जो भोग में बनता है लड्डू, वो लड्डू को एक जीआई टैग भी मिल गया, जिसको जो जीआई टैग मतलब जीआई टैग उसी को मिलता है जो स्पेशल होता है, और वो जीआई टैग वर्ल्ड वाइड उसी के नाम पे जाता है, तिरुपति बालाजी का जो बेसिकली लड्डू है। शायद आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बोल दिया, इस तरह से भी बना हुआ होता है। तो जो भी हो, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, जो मेन बात था वो समझना मेन जरूरी था। टेम्पल्स का नाम ले तो भी खत्म नहीं होगा सर हमारे देश में। तो सर लिख लिया आप लोगों ने, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी के अंदर पंचायत, कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल बोर्ड, ये सब भी आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट कितना हो गया सर? 1 2 3 4 5 6 7, ओके, मेनली 7। अब 7 के अंदर से लोकल अथॉरिटी को कई बार अलग से सोच के भी 8 भी आप अलग से बोल सकते हो, बट मेनली 7 पर्सन इस तरह से समझा जाता है, ठीक है। बोलो सर, लिख लिया कि नहीं? यस सर। हाँ सर, कोई कुछ पूछना चाहते हो क्या? बोलो सर, या हाँ बोला बस? ओके, तो ये हुआ पर्सन्स। अब मैं इस पूरा का पूरा पर्सन्स का अलग अलग चर्चा करूंगा, इंडिविजुअल, एचयूए, बीओआई, एओपी, पार्टनरशिप, कंपनी, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटी, सबके बारे में चर्चा होगा। बट अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों से इंडिविजुअल्स के बारे में बात करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा इंडिविजुअल्स के बारे में बात करूंगा। इंडिविजुअल्स मीन्स हम आप जैसे लोग, हम आप जैसे लोग। चलो सर, तो हेडिंग करना इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स में कौन आ जाता है? फटाफट लिखना सर। इंडिविजुअल मीन्स नेचुरल ह्यूमन बीइंग। कौन सर? नेचुरल ह्यूमन बीइंग। ओके सर, नेचुरल ह्यूमन बीइंग मतलब, नेचुरल ह्यूमन बीइंग मतलब इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ा अपने हिसाब से बोला है। नेचुरल ह्यूमन बीइंग को मतलब नेचुरल मतलब सभी, हाँ बोलो। মানে যারা ওই মানে ঠিকঠাক আছে, সাউন্ড মাইন্ড উইথ মানে नहीं दे बाबा, नेचुरल मतलब सभी कोई नेचुरल, ठीक है। नेचुरल ह्यूमन बीइंग को इनकम टैक्स वाले 3 पॉइंट में बांटा है सर, 3 पॉइंट में अलग किया है। क्या क्या? एक सर 60 साल के नीचे वाला लोग, ठीक है,
मतलब 60 साल के नीचे वाला जो ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, उनको अलग किया। ग्रेटर देन 60 ईयर, लेस देन 80 ईयर, इनको अलग किया, जिनको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं सर? सीनियर, अरे बोलो, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर। सीनियर सिटीजन। और एक अलग पर्सन बनाया जिसको क्या नाम बोलते हैं सर? सुपर सीनियर। सुपर सीनियर। सुपर सीनियर सिटीजन। थैंक यू सर। अभी जो सुपर सीनियर सिटीजन है ना, इनको क्या डिफाइन किया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 ईयर्स। अगर किसी का एज 80 या 80 से ज्यादा है तो उनको सुपर सीनियर सिटीजन के अंदर काउंट किया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा करने के पीछे उनका एक अलग मानसिकता काम करता है। बिकॉज ये जो टैक्स रेट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना सर, ऐसे तो रेट का पूरा चार्ट मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, ये बेसिस ऑफ चार्ज एंड रेट्स ऑफ टैक्स, ये पूरा ही आपसे मैं बात करने वाला हूं। बट पॉइंट इज दैट ये चार्ज ऑफ इनकम टैक्स समझने के लिए या रेट ऑफ इनकम टैक्स समझने के लिए ये एज बहुत वाइटल है। इसलिए जब भी कोई क्वेश्चंस पूछेगा आपको, उस क्वेश्चंस में एज अगर कुछ बोला रहता है तो आपके लिए बहुत वाइटल हो जाता है। लेकिन अगर एज कुछ नहीं बोलता तो आप 60 साल के नीचे ही मान के चलना। ओके, अगर एज मेंशन है तो एज जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। लेकिन अगर एज कुछ नहीं बोला है तो 60 साल के नीचे ही अजम्पशंस करके चलना होगा। मैं अभी से बोल देता हूं, बिकॉज आगे आगे जब क्वेश्चंस का लाइन बनेगा ना सर, तब आप मुझे ये मत पूछना सर इसमें कौन सा रेट लगेगा, ठीक है? बिकॉज तब आपको फटाफट पकड़ लेना चाहिए। लेकिन बिफोर दैट मैं एक बार रेट चार्ट जो है वो 60 साल के हिसाब से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक जो चार्ट है, डिटेल्स अभी और भी है बट बेसिक बता देता हूँ। सर बताओ, जिनको पता है वो मुझे बता सकते हो, थोड़ा हेल्प कर सकते हो। अगर 60 साल के नीचे का है तो क्या है इनका रेट? अप टू 2.5 up to 2,50,000 at the rate of nil. Very good sir. Greater than 2,50,000 to 5 to lakh 5 lakh 5%. 5 lakh at the rate of 5% ना सर? Thank you sir. Greater than 5 lakh to 10 lakh 20%. 10 lakh 10 at the rate 20%. of 20%. And greater than 10 lakh 30%. at the rate 30%. 30%. ये बेसिक रेट है सर। दिस इज अ बेसिक एग्जेम्पशन, बेसिक रेट सर। एग्जेम्पशन कितना हो गया? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज 2,50,000, ठीक है, अगर आप 60 साल के नीचे के हो। सर अभी सार्चार्ज वगैरह को मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ, अभी नहीं बात करूंगा। सार्चार्ज के बारे में बाद में बात करूंगा। सार्चार्ज भी लगता है, ये सार्चार्ज क्या है आई विल डिस्कस इन लेटर स्टेज। ओके, सभी चर्चा होगा, बट बिफोर दैट मैं थोड़ा सा आपको ये पॉइंट में बात कर लेता हूँ। इनकम टैक्स में ना एक पॉइंट में बात करने जाओ तो दूसरा तीसरा पॉइंट खींच के आ जाता है। अच्छा, सीनियर सिटीजन के बारे में बात करते हैं। अगर आपका एज 60 से ज्यादा है और 80 से नीचे है तो फिर इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा? अप टू बेसिक लिमिट 3 lakh. 3 lakh अप टू 3 लाख एट द रेट ऑफ नील। थैंक यू सर। ग्रेटर देन 3 लाख टू 5 बोलो? lakh 5%. 5 लाख एट द रेट ऑफ 5%। थैंक यू सर। ये जिनका किया हुआ है वो लोग आराम से बोल सकते हो, आई नो। एंड ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 lakh 20%. 20%. एट द रेट 20%। फर्क क्या देखा सर? डिफरेंस क्या हुआ? 60 साल के नीचे के लिए 2,50,000 तक इनकम है तो नो टैक्स, और अगर आपका एज बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट आपको थोड़ा बेनिफिट दे रहा है ना, गवर्नमेंट आपको थोड़ा सा बेनिफिट दे रहा है ना, क्योंकि आपका एज बढ़ रहा है तो आपको 2,50,000 नहीं, आपको 3 लाख तक छोड़ा जाए कि 3 लाख तक इनकम करोगे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, अरे आ रहे हैं ना समझ में? ओके। एंड ग्रेटर देन 10 लाख टू 30%. ग्रेटर देन 10 लाख टू 30%. कुछ नहीं, और ग्रेटर देन 10 लाख जो भी होगा एट द रेट ऑफ 30%। तो ये 10 लाख से ज्यादा इनकम करोगे तो 30%। ओके, ये हो गया आपका किसके लिए? जिसका एज 60 साल से ऊपर का है पर 80 के नीचे का है। 80 के नीचे बट 60 से ऊपर। ओके, और एक तरह का इंसान के बारे में यहाँ पर बोला गया है सर, उसका नाम है सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर, जैसे गाना होता है ना, मतलब सुपरमैन, सलमान द फैन, हाँ, जो लेवे पंगा, सुने हो आप लोग गाना? वैसा ही वाला सुपर सीनियर। पंगा नहीं लेना है सुपर सीनियर वालों से, सुपर सीनियर वालों से पंगा नहीं लेना है।
तो इनका क्या रेट है? अप टू कितना तक छूट मिलेगा इनको? 5 lakh। अप टू 5 लाख। वेरी गुड सर, अप टू 5 लाख। 5 लाख एट द रेट नील। इनको 5 लाख तक कोई टैक्स के बारे में पंगा मत लेना, ठीक है? 5 लाख तक इनकम है, 80 की ज्यादा है, डोंट टेक पंगा। किसको बोला जा रहा है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को, कि डोंट टेक पंगा विद 80 साल के ऊपर वाले के साथ। क्यों? क्योंकि उनको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रूल बना के रखा है। ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख 10 lakh 20%। 20%। सर एक बात ध्यान में रखिए, जैसे कि इनको 5 लाख तक छूट मिला है, वैसा उनको 5% का कोई स्लैब नहीं दिया गया। जैसे 5% का स्लैब 60 से 80 के लिए है, 60 साल के नीचे वालों के लिए भी 5% का स्लैब है, बट ऐसा 5% का कोई स्लैब इनके लिए नहीं बनाया गया। बिकॉज आपको ऑलरेडी छूट मिल जाता है ना 5 लाख तक, तो और बेनिफिट क्यों सर? ठीक है, ऐसे ही आप सुपरमैन हो। और ग्रेटर देन 10 लाख 30%। एट द रेट 30%। बोलो सर, ये रहा 60 साल से 80 तक, 80 साल से ऊपर वाले या फिर 60 साल के नीचे वाले लोगों के लिए टैक्स का रेट। क्या ये समझ में आया? अर्पिता, स्पेशली मैं तुझे पूछूंगा, समझ में आया तुझे? मतलब हाँ सर। किस तरह से रेट को बनाया गया, ये आपको पहले फाइंड आउट करना है। ओके, दीक्षा, नंदिनी, शुभश्री, सभी को पूछ रहा हूँ। हाँ सर। ओके, तो ये रेट चार्ट को यूज करना है अभी, ठीक है? ये रेट तो कर लिए, अब इस रेट चार्ट को यूज करना है। अब क्वेश्चंस के अंदर देखना है और इस रेट चार्ट को यूज करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करने के लिए क्या बोला जा सकता है। अल्टीमेटली कोई भी टैक्स का क्वेश्चन देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आपको टैक्स लायबिलिटी पूछेगा। क्या पूछेगा सर? टैक्स लायबिलिटी पूछेगा। सर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? सर देखो तो, क्या क्वेश्चन दिख रहा है? ओके, मिस्टर एक्स जिनका टोटल इनकम बोला है 12 लाख फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, कंप्राइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कर रहे हैं एंड फिक्स्ड डिपॉजिट से कमा रहे हैं। ऐसे अगर मैं सोर्स बोलूं आपको, तो ये हाउस प्रॉपर्टी सोर्स है और ये फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्स। थैंक यू सर। ये जिनको पता है इनकम आइडेंटिफाई करना कि कौन सा इनकम कौन सा सोर्स को मतलब कनेक्ट करता है, दे कैन अंडरस्टैंड इजीली। जिनको नहीं पता वो धीरे धीरे यही तो सीखेगा और काम क्या है। तो मिस्टर हैज अ टोटल इनकम ऑफ 12 लाख फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन सर। सर प्रीवियस ईयर क्या है? सर असेसमेंट ईयर क्या है? जो लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हो इनकम टैक्स, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। सर प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स बता दो, वेट कर जाओ सर। सिंपल इतना समझ लो कि प्रीवियस ईयर में इनकम करते हैं और असेसमेंट ईयर में क्या करते हैं? इनकम करो इधर और असेसमेंट ईयर में पे करो टैक्स, ठीक है? मतलब सिंपल बात है कि प्रीवियस ईयर में कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में गवाते हैं। मतलब जैसे हमेशा हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर है ना, उसके हिसाब से बना हुआ होता है। फाइनेंशियल ईयर क्या है हमारे देश में? 1 अप्रैल मार्च 31 मार्च 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ एनी ईयर, ठीक है? जैसे करेंटली अगर फाइनेंशियल ईयर जो है वो स्टार्ट कब हुआ है? वो 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ है और खत्म कब को होने का सर? कब एंड हो जाएगा? 31 मार्च 22 को खत्म हो जाएगा। वेरी गुड सर। अब ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर कुछ इसी तरह से बना हुआ है। तो जैसे ये 21-22 चल रहा है, ये 21-22 में आप जो भी इनकम करोगे, वट एवर अमाउंट ऑफ अर्निंग you earn from this year, okay, that is 21-22, whatever be the amount, कुछ भी हो सकता है। 21-22 में जो भी अर्निंग होगा आपका, इसका टैक्स पेमेंट करना है कब? 22-23 में। जो 22-23 कब स्टार्ट होगा? जैसे ये खत्म होगा 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक, ओके? इस टाइम पे जाके आपका इनकम कितना हुआ है उसका क्या होगा सर? असेसमेंट होगा, ठीक है? उसका असेसमेंट होगा। असेसमेंट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। असेसमेंट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। तो प्रीवियस ईयर में इनकम करते हैं और असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स पे करते हैं। ये नॉर्मल पैटर्न है सर। एक और भी कॉन्सेप्ट होता है, जो लोग एडवांस टैक्स समझते हो कि प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में भी दिया जा सकता है, उसको एडवांस टैक्स कहते हैं। अलग बाद में बात करते हैं सर, एक साथ सब खिचड़ी नहीं पकाना है। पहले मैं नॉर्मल सा बात कर दिया आपसे
बाद में मैं ये लिखाऊंगा भी, मतलब आपको नोट्स भी लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा भी, डोंट वरी फॉर दैट। फिलहाल इतना करते हैं सर कि 12 लाख का इनकम है, 21-22 में कमा रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी से और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट से कमा रहे हैं। कंप्यूट इस टैक्स लायबिलिटी 22-23 में उनको कितना टैक्स पेमेंट करना होगा, 22-23 में उनको कितना टैक्स पेमेंट करना होगा, अगर उनका एज 45 इयर्स का है, अगर उनका एज 63 का है, अगर उनका एज 82 का है। 3 अलग अलग एज ग्रुप देके रखा है आपको, जानबूझ के देके रखा, ठीक है, ताकि आप अलग अलग एज के हिसाब से कैलकुलेट कर सको। सर assume that Mr. X has not opted for provision of section 115 BSE। ये क्या है सर? ये एक डिस्काउंटेड टैक्स रेट है जो मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा। ये डिस्काउंटेड रेट ऑफ टैक्स 2020 एसएस मतलब फाइनेंशियल बजट में लाया गया है, 2020-21 के फाइनेंस बजट में इसके बारे में कहा गया है। और 115 बीएसई के तहत से जो टैक्स स्लैब मैंने आपको अभी लिखाया ना इंडिविजुअल्स का, हाँ सर, ये जो टैक्स रेट का चार्ट मैंने आपको अभी लिखाया कि अगर आपका एज इतना है तो आपको कितना टैक्स देना होगा, ये उनसे थोड़ा हटके है 115 बीएसई, ठीक है। उसमें स्लैब में थोड़ा डिस्काउंट रेट दिया गया, ठीक है, लेकिन आई विल डिस्कस दिस 115 बीएसई लेटर। जिनको पता है वो तो समझ ही रहे हो, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं समझाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। तो 115 बीएसई के तहत आपका टैक्स रेट थोड़ा डिस्काउंटेड हो जाता है, बट आई विल डिस्कस दिस लेटर। पहले क्या करते हैं सर, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि भाई 12 लाख इनकम पे 45 साल के एज में आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया? कौन कौन कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया? किसका किसका? हाँ बोलो सर। फर्स्ट वाले में 1,72,500 फास्ट तक की 179,400। जानी ना, देखते हो अब, देखते हैं सर, चलो करते हैं, चलो करते हैं। सर शेष के साथ बताना कि विदाउट शेष? नहीं, शेष लगा के बता। शेष दिए 179,400 হবে ফার্স্ট এর। ओके, आई थिंक सही है भाई, आई थिंक सही है। एक मिनट रुक जा, देख लेते हैं। 1,79,400। 179,400 जिन लोगों का हुआ है सही हुआ है। ओके चलो करते हैं सर, जिन लोगों का नहीं हुआ है डोंट वरी, चलो मेरे साथ साथ चलो। चलो सर, इनकम कितना है सर? 12 लाख। एज कितना है? 45। आपका एज है 45, आप एनुअल इनकम करते हो 12 लाख, तो आपका टैक्स क्या होगा? 115 बीएससी नहीं लेना है, तो नॉर्मल जो स्लैब अभी मैं आपको बताया सर 45 है, मतलब 60 के नीचे है, तो आप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से जितना ज्यादा होगा 30%। लेकिन मैटर को बड़ा सिंपल रखिएगा, बड़ा सिंपल रखिएगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। सिंपल बात है, 12 लाख का इनकम है, कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो क्या करना है, अप टू कितना तक छूट मिलेगा अर्पिता? बोल नंदिनी, कितना तक एग्जेम्प्टेड है? अप टू 2,50,000 तक नील, कोई टैक्स पे नहीं करना है ना? अप टू 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। अर्पिता मुझे थोड़ा हेल्प करना। फिर ग्रेटर देन इनका, इसका इनकम कितना है? 12 लाख ना, तो ग्रेटर देन 2,50,000 टू 5 लाख। अभी इसमें पहुंचने में टाइम लगेगा, इसमें कितना टैक्स लग जाएगा? 5%। कितना होता है? कैलकुलेटर लो सर, जस्ट एक कैलकुलेटर। आपको क्या करना है, ये 2,50,000 से 5 लाख का डिफरेंस कितना है ये आपको देखना है। कितना डिफरेंस होगा? अरे 2,50,000 से 2,50,000 से 5 लाख नहीं, 5 लाख থেকে 2.5 লাখ के डिफरेंस কত? 2,50,000। इस 2,50,000 पे आपको क्या टैक्स लगाना है? 5%। इसका डिफरेंस पे टैक्स लगाना है। 2,50,000 के साथ 5 लाख का डिफरेंस जो है, दैट डिफरेंस पे आपको 5% यूज करना है। तो 5 लाख और 2,50,000 पे डिफरेंस इज 2.5 लाख का, तो 2.5 लाख पे आपका टैक्स आ जाएगा 5%। तो कितना होगा? 12,500। सिंपल। नाउ अब आपको कितना तक जाना है? आपका रास्ता, आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव है 12 लाख। हाँ, तो आपको 12 लाख तक आपका स्लैब जैसे जैसे आपको लेके जाता है। नेक्स्ट स्लैब क्या है सर? ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख। इसमें रेट कितना बोला है? बोलो सर, 5 लाख से 10 लाख का रेट कितना बोला है? 20% सर, थैंक यू। ठीक है, अब आपको क्या करना है बताओ सर? 5 लाख से 10 लाख का गैप कितना है?
अरे बोलो, 5 लाख से 10 लाख का गैप, 5 लाख, 5 लाख पे 20% लगाओ, कितना होता है? 1 लाख। अरे हुआ, 5 लाख के 20% कितना होगा? 1 लाख ना, हो गया ना? अर्पिता बोल, नंदिनी। ओके, नेक्स्ट स्लैब क्या है? नेक्स्ट स्लैब क्या है सर? 12 लाख तक जाना है स्लैब, तो इसके बाद 10 लाख के ऊपर 30%, बट आपके लिए 10 लाख ग्रेटर देन 10 लाख, टू कितना तक करोगे? इनकम कितना है इस मिस्टर एक्स का? 12 लाख। तो बस 12 लाख में ही ठहर जाओगे सर, ठीक है? मिस्टर एक्स का इनकम कहां पर जाके ठहरता है? 12 लाख पे जाके ठहरता है, 12 लाख पे। तो 10 लाख टू 12 लाख कितना हो गया डिफरेंस? इस पे टैक्स कितना लग जाएगा? 30%, है ना? तो 12 लाख माइनस 10 लाख इक्वल्स टू 2 लाख, इस पे लगेगा 30%, कितना हो जाता है? 60,000। शुभश्री हो रहा है? शुभश्री आपका हो रहा है? शुभश्री हाँ हो रहा है। ओके, तो 1 लाख हो गया 60, और तो कुछ मुझे करना नहीं है, बिकॉज 12 लाख तक जितना था हम लोगों ने देख लिया, ठीक है? 12 लाख तक जितना था हम लोगों ने देख लिया एट द रेट 30% करके, बस उसके ऊपर जाना नहीं है, बिकॉज और इनकम है ही नहीं हमारा। तो बस जो जो इनकम का स्लैब था, स्लैब वाइज कैलकुलेशन हो गया। तो 12,500, 1 लाख एंड 60,000, दित्सा कितना होगा? 1,72,500, है ना? 1,72,500। ओके ओके, जियाउल का आवाज नहीं है, जियाउल का आवाज एकदम चला गया, जियाउल बहुत सर, जवाब मेरा देता तीनों है। ही हो गया है। ओके वेरी गुड सर, नहीं तू जवाब देता रहता है इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा 172,500 सही हुआ ना यहाँ तक मेरा? अरे है ना? हाँ, अब इस पे क्या लगाएंगे? हेल्थ हेल्थ एंड एंड एजुकेशन। 4%। एडू एंड हेल्थ सेस, वेरी गुड सर। ये रेट जो है ये गवर्नमेंट पहले से डिसाइड करके रखा है, चेंज होता रहता है, एवरी ईयर चेंज होता रहता है, देखना पड़ता है, लेकिन अभी जो रेट चल रहा है वही आपको बताऊंगा मैं, 4%। जो सेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स, सेस का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा टैक्स, जो एजुकेशन फील्ड के लिए एंड हेल्थ सेक्टर्स के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट लेता है आपसे, जो किस पे लेगा? आपके टोटल इनकम के ऊपर लेगा, ठीक है? सॉरी, टोटल इनकम नहीं बोलेंगे, टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। मतलब टैक्स लायबिलिटी जो आपका होगा, टैक्स लायबिलिटी के ऊपर एक्स्ट्रा 4%, 1,72,500 पे 4% कितना हो जाएगा? 6,900। 6,900। टोटल करना कितना होगा? 179,400। 179,400। दिस इज योर नेट टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी। ओके, ये सिंपल तरीके से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, एकदम बेसिक सा बात है। और पिता समझ में आया तुझे? Yes, sir. ठीक से बोलना, सच में समझ में आया ना? হ্যাঁ, কোনো প্রবলেম আছে কোনো জায়গাতে বল, বুঝতে পেরেছিস এটা পুরোটা কিভাবে ক্যালকুলেশনটা হলো? আরে বারবার জিজ্ঞাসা করছি, বলে দে যদি প্রবলেম থাকে তো। नहीं तो ओके अच्छा, अगर किसी का एज 63 इयर्स है तो फिर उसका हिसाब करके कैसे क्या होगा? बताओ सर, जल्दी बताओ। नंदिनी, दित्सा, शुभश्री, अर्पिता, सभी को पूछ रहा हूँ। ऋषभ, ऋषभ जवाब दे। ऋषभ, एज 63 इयर्स का कितना हो जाएगा? दादा 176,800। 176,800, वेरी गुड, वेरी गुड सर। जिन लोगों का 176,800 आया है, वेरी गुड। 63 इयर्स एज में क्या टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा? ठीक है, कैसे करना है? सिंपल है ना, अप टू 2,50,000 एट द रेट ऑफ नील, ग्रेटर देन, सॉरी गलत कर दिया ना सर, क्या मैंने सही किया? 2,50,000, वेरी गुड सर। ये 2,50,000 नहीं होगा, ये गलती बहुत बार हम लोग करते हैं, जो गलती मैंने अभी किया ना आपके आंखों के सामने, ऐसा गलती स्टूडेंट्स मैक्सिमम कर देते हैं, बिकॉज उनको नॉर्मली याद कि क्या रहता है कि 2.5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट है, वो एज भूल जाते हैं।
लेकिन आपको ऐसे सिली मिस्टेक करने से अपने आप को रोकना होगा। डोंट मेक दिस काइंड ऑफ सिली मिस्टेक इन एग्जाम सिचुएशंस, नहीं तो छोटा छोटा गलती है आपका पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा। तो अप टू 3 लाख तक इनका लिमिट है सर, अप टू 3 लाख तक @ नील। ग्रेटर देन 3 लाख टू कितना दर जाना है? 5 5 लाख @ 5%। सॉरी 5%, सॉरी 5%, अगेन सिली मिस्टेक। 3 लाख से 5 लाख का डिफरेंस कितने का है? 2 5 lakh। लाख माइनस 2 लाख। ओहो, 3 लाख से 5 लाख का डिफरेंस है। कितना पूछा मैं? सवाल क्या चल रहा है? 3 lakh হবে। सॉरी, 5 लाख माइनस 3 लाख 3 to 5 है। हाँ, 2 तो लाख। बेसिकली हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख पे 5% कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000। थैंक यू सर। अच्छा, ये हो गया। और क्या स्लैब चाहिए हमें? और क्या स्लैब 5 lakh चाहिए? to 10। 5 5 लाख से lakh to 10 लाख 10, तक का। 20%। 5 लाख टू 10 लाख। वेरी गुड सर। कितने का डिफरेंस है? 5 लाख। बोल 5 lakh। 5 लाख का 5 लाख का डिफरेंस है, ठीक है। 5 लाख टू 10 लाख, 5 लाख का डिफरेंस है। इस पे टैक्स कितना आ जाएगा? 20%। 20%। 20%, 1 लाख। @ 20%। तो 5 लाख से 10 लाख का 20% इज 1 लाख। और फिर ग्रेटर देन 10 लाख टू 12 लाख कितने का 12 लाख। डिफरेंस? 2 2 लाख का 2 डिफरेंस। lakh। 2 lakh। @ 30%। 30%। 30%, 30%। 2 लाख का 30%, दैट इज 60,000, है ना? 60,000। 60,000। तो 1 लाख इधर हो गया, 60,000 इधर हो गया और 10,000 इधर हो गया। तीनों को ऐड करके बताना कितना है? 1,70,000। 1 लाख 1,70,000। 1 लाख 70,000। 1,70,000। इस पे ऐड हो जाएगा 4% से। एडू एंड हेल्थ सेस 4%। 6,800। 6,800 दोनों को ऐड कर देना। 1,76,800। 76,800। 176,800। जो लोग अभी भी नहीं कर पाए, क्या उन लोगों का हुआ? समझ में आया? 176,800 तक मैच किया? ऋषभ बोल, शुभश्री, हाँ सर। नंदिनी, दीप्सा, मैच किया आप लोगों का? अर्पिता? Yes, sir. ओके, अर्पिता হয়েছে? अर्पिता 176,800 हुआ है तेरा? Yes, sir. ओके सर। तो ये कौन सा एज ग्रुप का था? ये 63 एज ग्रुप का था, है ना? तो स्लैब के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करना है आप लोगों को समझ आ ही रहा है। अच्छा, घर में ट्राई करना सर। कौन सा? 83 इयर्स वाले को। जिन लोगों का हो गया है मैं आंसर बोल देता हूँ। 82 इयर्स का। दादा आंसरটা 166,400। 1,66,400। जिनका हो गया है आंसर बोल देता हूँ। आंसर इज 166,400। हाँ। यस सर। ओके सर। হ্যাঁ দাদা। जिन लोगों का हो गया है बहुत अच्छा है। 82 इयर्स वाले आप लोग, जिन लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो उनके लिए होमवर्क रहा, ठीक है? आप लोग होमवर्क करके मुझे नेक्स्ट दिन ये आंसर मैच हुआ है कि नहीं मुझे बताना, ठीक है? अगर गड़बड़ होता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं क्लास में आपको फिर से एक बार समझा दूंगा, ठीक है? 82 इयर्स होमवर्क रहेगा सभी के लिए, जिन लोगों का नहीं हुआ अभी, ठीक है? जिनका अभी हुआ नहीं है उनके लिए होमवर्क है, जिनका हो गया है वो तो मैच कर ही लिया, ठीक है? मेरा अभी कोई काम नहीं है। ओके सर, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है सर कि कैसे टैक्स इनकम मतलब टैक्स कैलकुलेशन करना होता है? हेलो? यस सर। হ্যাঁ দাদা। ओके, तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आगे आगे चर्चा करूंगा, सर्च चार्ज वगैरह लगा के क्या क्या हो सकता है। 115 बीएससी भी बताऊंगा, बट बिफोर दैट यू ऑल नीड टू नो सम मोर डिटेल्स अबाउट टैक्स, ठीक है? सम मोर डिटेल्स, ठीक है? ऐसे ये सब तो मैं अभी बोला ना आप लोगों को। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स मैंने लिखाया भी कॉपी में आपको। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मैं नोट शेयर कर लूंगा, आप लोग घर में भी एक बार जरूर देखना। ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा नोट्स के अंदर अगर आप थोड़ा देखते हो, टाइप्स ऑफ टैक्सेस में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या है? इनकम टैक्स है, और एक टैक्स के बारे में यहाँ पर बोला है सर, टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स। अगर किसी का कोई इनकम
फॉरेन इनकम है, अनडिस्क्लोज्ड है, बोला नहीं है, ठीक है, फॉरेन इनकम में भी और फॉरेन एसेट्स में भी, तो उसको भी क्या किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर लाया जाता है। डायरेक्ट मतलब जो हम लोग डायरेक्टली देते हैं, और इनडायरेक्ट मतलब जैसे मैगी खाने के टाइम पे हम मैगी का 12 रुपया पेमेंट करते हैं, लाइफ बॉय साबुन के टाइम पे 10 टका पेमेंट करते हैं, तो क्या हमें समझ में आता है सर कि वो मैंने टैक्स दिया बोल के? हेलो, एक पैकेट मैगी खरीदने के टाइम पे आप 12 टका दे देते हो, एक लाइफ बॉय साबुन खरीदने के टाइम पे आप 10 रुपीज दे देते हो, बट क्या आपको ये फीलिंग आता है कि आपने टैक्स दिया बोल के? नहीं सर। नहीं, आपको लगता है कि आपने दाम ही दे दिया प्रोडक्ट का, है ना? लेकिन सर यही इनडायरेक्ट टैक्स का खूबी है कि आपको घुमा के ले लेता है आपसे, बट आपको समझ में ही नहीं आता, नॉट जस्ट आपसे, हमसे भी, सभी से। दैट्स वाई ये इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। लेकिन इनकम टैक्स को सबको समझ आ जाता है कि भाई किसको कितना टैक्स हो रहा है, और वो बचाना भी चाहता है, इवेट करना चाहता है, तो ये इवेशन ऑफ टैक्स इसीलिए भी होता है, उसका सजा भी है, आगे बताता हूँ आप लोगों को, सब कुछ यही चर्चा होगा, इंट्रोडक्शन में बहुत चर्चा होगा। ओके, तो ये याद रखिएगा सर, टाइप्स ऑफ टैक्सेस में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, क्यों टैक्स लगाया जाता है, आपको मैं ये भी स्टोरी बता दिया कि गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, रेवेन्यू सो रेज्ड इज यूटिलाइज्ड फॉर meeting the expense of government like defense, provisions for education, healthcare, infrastructure facilities, roads, dams, etc. ठीक है, देश को बनाते हैं सर। ये जो हम लोग बोलते हैं ना अपना इंडिया, ये इंडिया तभी बनेगा जब हम लोग प्रॉपर वे में टैक्स देंगे, और जिनको गवर्नमेंट में चूज करते हैं, चाहे गवर्नमेंट किसी का भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे यूपीए हो, चाहे एनडीए हो, चाहे ममता दीदी का बंगाल में टीएमसी गवर्नमेंट हो, चाहे जिसका भी गवर्नमेंट जहां पर भी हो, ठीक है, गवर्नमेंट का काम है प्रॉपर वे में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, पब्लिक का वेलफेयर का ख्याल रखना, ठीक है, इसी के लिए हम लोग टैक्स देते हैं। और ये टैक्स इतना वाइटल इसीलिए है, ये सब चर्चा मैं स्टार्टिंग से आपसे कर ही रहा हूँ। सर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, थोड़ा पावर टू लेवी टैक्सेस ध्यान दीजिएगा सर, ये सब एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए बड़ा वाइटल क्वेश्चंस हो जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, और नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। The constitutions of India in Article 265 lays, Article 265 में constitutions lays down that no tax shall be levied or collect except by authority of law. जब तक authority of law आपको ये permission नहीं देता, Article 265 of Constitution of India, तब तक आप किसी से टैक्स नहीं ले सकते। सर और भी कुछ बात करता है Constitution. Accordingly, for levy of any tax, a law needs to be framed by government. अगर टैक्स लेना है तो आपको लॉ बनाना होगा, एक ऐसा लॉ का फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिसके बेसिस में पब्लिक या जो भी पर्सन है इनकम टैक्स में, आप लोगों ने अभी देखा कि कितना पर्सन है और उसको कैसे टैक्स पे करना है, तो सभी के बारे में एक फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है। Constitution of India gives the power to levy and collect taxes, whether direct or indirect, to central and state government. किसको पावर देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब मोदी जी को, स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब ममता दीदी को, अरे वो यूपी वाले इसका नाम बताओ, सीएम का, योगी जी हो, ठीक है, या फिर हमारे उड़ीसा में पटनायक जी हो, ठीक है, या फिर सोरेन हमारे झारखंड में हो, जिसको भी जहां पर चाहिए, बिहार में जाओ नीतीश कुमार को, ठीक है। पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, Constitution of India gives power to levy or collect taxes, whether direct or indirect, to the central and state government. The parliament and state legislatures are empowered to make laws and on matters enumerated in the 7th schedule. Point to be noted, sir. 7th schedule. कौन सा शेड्यूल में बताते हैं? 7th शेड्यूल में। शेड्यूल का मतलब होता है तालिका, ओके, लिस्ट, ओके। 7th शेड्यूल में बोला गया है और आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला गया है, ठीक है। ये पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज, मतलब इनके पास भी पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं, और उस लॉ के बारे में 7th शेड्यूल बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला हुआ है। ऐसे तो 265 में टैक्स कलेक्ट करने के बारे में बोला गया है और इसमें पावर लगाने के बारे में बोला गया है, ठीक है, ये बात थोड़ा याद रखिएगा। तो 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246 ये बहुत वाइटल पॉइंट है आप लोगों के लिए। 7th शेड्यूल आर्टिकल 246 कंटेन्स 3 लिस्ट। 7th शेड्यूल एंड आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट के बारे में कहा गया है सर। Enumerate the matters under which Parliament and state legislatures have the authority to make laws for the purpose of levy of taxes. सर ये 3 लिस्ट क्या है? बहुत वाइटल लिस्ट है सर, बहुत वाइटल लिस्ट है, ये तीनों लिस्ट को कभी ना भूलिएगा। क्या लिस्ट का नाम है सर? यूनियन लिस्ट, यूनियन, स्टेट और यूनियन, वेरी गुड सर, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, थैंक यू।
यूनियन लिस्ट में कौन आ जाता है? पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स कंटेंट इन यूनियन लिस्ट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो इस लिस्ट, यूनियन लिस्ट के तहत वो, उसके पास एक्सक्लूसिव पावर होता है कि वो टैक्स लॉज बना सकता है। स्टेट लिस्ट के अंदर द लेजिस्लेचर्स ऑफ एनी स्टेट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन द मैटर्स कंटेंट इन द स्टेट लिस्ट। एंड कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है? बोथ पार्लियामेंट as well as state legislatures have the power to make laws on the matters contained in the concurrent list। मतलब concurrent list के थ्रू से स्टेट एंड सेंट्रल दोनों को पावर मिल जाता है, और यूनियन के लिए यूनियन का अलग लिस्ट है, स्टेट के लिए स्टेट का अलग लिस्ट है। इस तीनों लिस्ट के तहत ही पावर होता है सर, ठीक है। तभी जाके वो टैक्स का लॉज बनाते हैं और हमसे इतना परसेंटेज टैक्स दो, उतना परसेंटेज टैक्स दो करके चिल्लाते हैं, और चिल्लाते नहीं है, हमें देना भी पड़ता है, ठीक है, हमें बाध्य भी करते हैं। Income tax is the most significant direct tax. Entry 82, point to be noted again. Entry 82, again point to be noted sir. Union list के entry number 82 में income tax के बारे में कहा गया है। income tax के बारे में union list के entry number 82 में कहा गया है। List 1 in 7th schedule to article 246 of the constitution of India has given the power to the parliament to make laws on taxes on income other than agriculture income। किसको छोड़ दिया? एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ दिया। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी हर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर देता है। एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बात कुछ समझ में आ रहा है सर? ये तीनों लिस्ट ना भूलिएगा सर, ठीक है, ये तीनों लिस्ट ना भूलिए। और उसमें यूनियन लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ही चार्ज करते हैं हमारे ऊपर, ठीक है, इसलिए यूनियन लिस्ट के तहत ही होता है। बट हाँ, स्टेट के पास भी पावर होता है, कॉन्करेंट लिस्ट में भी पावर दिया हुआ है। ये हमारा संविधान के अंदर बोला हुआ है, ठीक है। जो कुछ भी होता है ना, लॉ के मुताबिक होता है, और लॉ का सबसे ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान। संविधान में जैसे बोला हुआ होता है उसी हिसाब से एवरीथिंग चलता है हमारे कंट्रीज में, ठीक है। अब कई बार आप लोग राजनीति के मैदान में सुनते हो कि अकॉर्डिंग टू संविधान नहीं हुआ है, अकॉर्डिंग टू ये नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसे लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं। ओके, ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। इसके अंदर क्या क्या हम लोगों को जानना पड़ेगा? इनकम टैक्स एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स का रूल्स, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस बीच बीच में आता रहता है सर, ठीक है, एंड लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स, कि कोर्ट क्या क्या डिसीजंस कब कब ला रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग केस स्टडीज के तहत भी पढ़ते हैं। नॉर्मली फाइनल लेवल में इसका चर्चा बहुत मतलब ज्यादातर पे होते हैं सर, सीए फाइनल, सीएमए फाइनल एज वेल एज सीएस फाइनल में भी आप लोग लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स के बारे में अभी थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे, बट केस स्टडीज वगैरह फाइनल लेवल में डिस्कस होगा। बट अगर आपको नॉर्मल चीज पता होगा तो केस पढ़ के आप इजीली समझ सकते हो, बट जब तक आपको नॉर्मल चीज पता नहीं होगा, ठीक है, एवरीथिंग जो प्रोविजंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तब तक आपको केस भी समझ में नहीं आएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961, the levy of income tax law in India governed by the Income Tax Act 1961. In this book, we shall very briefly refer to this act. It extends to the whole of India. Point to be noted, sir. It extends to the whole of India. Sir, ऐसा बात करने के पीछे क्या मकसद है? Whole of India, जबरदस्ती whole of India. अरे सर, कोई लॉ आएगा तो वो सारा देश के लिए ही ना होगा, जबरदस्ती whole of India क्यों बोल दिया? सर, इसके बोलने के पीछे कुछ रीजन। पहले वो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर होता था, इसीलिए। ठीक है, एक्चुअली क्या, जम्मू कश्मीर या फिर कुछ और भी स्टेट्स वगैरह में कई बार कुछ लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर को लेके जो सेक्शन 370 था, ठीक है, उसको रिसेंट ट्रेंड में हटाया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुछ अपना लॉज को रेस्पेक्ट दिया जाता था। लेकिन सर, ये एक्चुअली ये रेस्पेक्ट के पीछे कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम 1947 का प्रॉब्लम है। 47 में ब्रिटिश इस तरह से देश को दो हिस्सों में बांटा था, उसके बाद से हमारे देश में एक प्रॉब्लम है ही, ठीक है। अब ये कोई भी रीजंस में हो, ठीक है, अब रीजंस कुछ भी हो, अभी मैं उस डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, बट कश्मीर को लेके एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक्चुअली पहले कभी नहीं था। अप टू 1400 तक देखो तो कश्मीर ऑलवेज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बट ये 1400-1500 के बाद से ये कश्मीर को लेके ना एक अलग ही प्रॉब्लम फैल गया है। मतलब मार काट दंगा, एक प्रॉब्लम जो भी हो, उसके ऊपर डिपेंड करके लॉ में भी काफी बदलाव हुआ है बहुत बार, सेंसिटिविटी को देखते हुए। लेकिन अभी रिसेंट ट्रेंड में ये सेंसिटिविटी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। 370 सेक्शन जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, वो स्पेशल स्टेटस हटाया गया, और स्पेशल स्टेटस को हटाने के बाद ये बार बार लॉ में भी आजकल लिखना पड़ता है कि दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अभी बार बार लिखना पड़ता है, ठीक है, होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया का मतलब स्टेट पूरा का पूरा कश्मीर, पूरा का पूरा कश्मीर। एक बात आपको बता दूं सर, इवन जब भी ये होल ऑफ इंडिया कहा जाता है ना,
पीओके भी उसके अंदर आ जाता है। ये जो पीओके एरिया है, ये यहाँ पर कुछ एरिया है जो पीओके के अंदर आता है, अच्छा खासा एरिया है सर, ठीक है। पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, एज वेल एज चाइना ने जो ऑक्युपाई करके रखा है आक्साई चाइना, ठीक है, ये सारा का सारा भारत के अंदर ही बोला जाता है, ठीक है। पीओके भी है उसके अंदर, आक्साई चीन भी है उसके अंदर, ठीक है सर। अब मैं आपको ज्यादा ज्योग्राफी के अंदर या फिर पॉलिटिकल प्रोफार्मा में नहीं लेके जाना चाहता। मेरा मन तो करता है आप लोगों को पॉलिटिक्स बिठा बिठा के बात करूं आपसे, लेकिन सर अच्छा नहीं होता ना, हर चीज हर जगह में, दिमाग खराब हो जाएगा फिर सबका। ओके, चलो आगे बात करते हैं। तो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इट केम इनटू फोर्स इन 1 अप्रैल 1962। 61 में लॉ बना है, बट 62 से इसका एप्लीकेशन चालू हुआ। इट कंटेन्स, इनकम टैक्स में कितना सेक्शंस है? सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 298। याद रखिएगा सर, इनकम टैक्स में टोटल 1 से लेके 298 298 तक सेक्शंस है। कितना शेड्यूल्स है? 1 से लेके 14 तक, 1 से लेके 14 तक, XIV, ठीक है। इतना शेड्यूल्स के अंदर इनकम टैक्स को बोला गया है। थोड़ा बात को ध्यान में रखिएगा, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चंस में बहुत वाइटल हो जाता है, और नॉलेज के लिए भी, जीके के लिए भी, आपका जनरल नॉलेज को भी एनहांस करता है। इन फ्यूचर में अगर आप यूपीएससी या किसी भी पब्लिक सर्विस एग्जाम में अगर बैठते हो ना, वहां पे बड़ा काम आएगा। एनी सेक्शंस में हैव सबसेक्शंस, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस। हर सेक्शंस का सबसेक्शंस होता है, हर सबसेक्शन का क्लॉज होता है, सब क्लॉज होता है। आई विल डिस्कस दिस थिंग्स, धीरे धीरे बात करूंगा आप लोगों से। व्हेन ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर्स, मतलब हर एक सेक्शन से एक दूसरे सेक्शन से अलग होता है, इज नॉट रिलेटेड विद अदर, सच पार्ट आर कॉल्ड क्लॉज, ठीक है। क्लॉज उसी को बोलते हैं जो एक दूसरे को अलग करता है। Subsection on the other hand refers to the subparts of the sections where each part is related with other and all subsections taken together completes and concept propounded in that sections। मैं आपको इसको ना ऐसे समझा नहीं सकता, इसके लिए जब हम लोग सेक्शंस का यूज करना चालू करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये सेक्शन सबसेक्शन के तहत क्या होता है, कि हर एक सेक्शंस का जो इंडिविजुअल बातें हैं ना, उसको बताते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं, द क्लॉज ऑफ सेक्शन 2 डिफाइंस द मीनिंग ऑफ टर्म यूज्ड इन इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स का जो मतलब है उसको सेक्शन 2 में बोला गया। उसमें क्लॉज IA इनकम टैक्स के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में बोला गया। क्लॉज IA मतलब इनकम टैक्स के अंदर क्या बोला है, सेक्शन 2, ठीक है, और क्लॉज IA अलग से देके रखा है, ठीक है। क्लॉज IA के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम, क्लॉज IB के अंदर एमलगामेशन, ये अलग बात हो गया। एमलगामेशन जब दो कंपनी मैच करता है तब क्या होगा उसके इनकम को लेके, उसको एमलगामेशन कहते हैं, ठीक है, जो अकाउंटिंग में भी आप लोग पढ़ोगे सर, जो लोग पढ़ चुके हो या फिर पढ़ोगे, ठीक है। तो एमलगामेशंस के बारे में IB बात करता है, 1B, सॉरी IB नहीं 1B, तो 1A 1B, तो अलग अलग सेक्शंस एक ही सेक्शंस के अंदर रह के इंडिविजुअल लेवल में बात करता है, ठीक है। तो जो बेसिकली आपको इनकम टैक्स को समझने में हेल्प करेगा। तो डोंट वरी सर, ये सब बातें जैसे जैसे हम लोग इनकम टैक्स में आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको और समझ में आता जाएगा कि क्या क्या अंदर में बात छुपा होता है। द क्लॉज ऑफ सेक्शन 10 कंटेन्स द एग्जेम्पशंस ऑफ रिस्पेक्टिंग सर्टेन इनकम, लाइक क्लॉज 1 प्रोवाइड्स फॉर एग्जेम्पशंस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। सेक्शन 10 में क्लॉज 1 में एग्रीकल्चर इनकम की एग्जेम्पशंस के बारे में बात करता है। वहीं पर क्लॉज 2 एग्जेम्पशंस ऑफ शेयर ऑफ इनकम ऑफ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को बोलते हैं। HUF में जो लोग मेंबर्स होते हैं ना सर, उनको बोलते हैं सर को पर्सनर। क्या बोलते हैं? को पर्सनर, मतलब HUF में जो मेंबर्स होते हैं जॉइंट फैमिली का, तो अगर कर्ता के नाम पे इनकम टैक्स पे हो जाता है तो को पर्सनर के हाथ में टैक्स एग्जेम्प्टेड हो जाता है। डोंट वरी, ये सब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्लियर होगा, ठीक है। बस इतना समझ लो कि ईच एंड एवरी सेक्शन, ईच एंड एवरी क्लॉज, सब क्लॉज में डिटेल्स में आपको समझने के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। डोंट वरी, ये सब चर्चा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपको और समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे आगे आपको फाइनेंस एक्ट के बारे में बात करूंगा सर, कि जो इनकम टैक्स के अंदर फाइनेंस एक्ट के अंदर क्या बोला हुआ है, ठीक है, जिसमें और भी कुछ पार्ट से इनकम टैक्स रूल, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, एंड फाइनली हम लोग धीरे धीरे चल जाएंगे सर रेसिडेंशियल शिप स्टेटस पे। कहाँ चल जाएंगे सर? रेसिडेंशियल शिप स्टेटस पे, जो नेक्स्ट क्लास का हम लोग का मेन चर्चा रहेगा, रेसिडेंशियल शिप स्टेटस। एंड बाकी और भी कुछ बातें आपसे मैं करूंगा, जो कहानी है इनकम टैक्स की, उसके लेवल में चर्चा होगा, और फिर जाके रेसिडेंशियल स्टेटस एंड उसके रिगार्डिंग और भी काफी प्रोविजंस, ताकि जाके आप धीरे धीरे पूरा का पूरा इनकम टैक्स को समझ पाओ, ठीक है सर। आई होप कि आप लोगों को आज बेसिक क्लास समझ में आया होगा। बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो धीरे धीरे अभी बात करेंगे आगे आगे, ओके। दित्सा, नंदिनी, बोल, समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ सर।
शुभश्री समझ में आया? ओके। अर्पिता बुझते पेरेছিস? अर्पिता बहुत छोटी है, बोलो। ओके अर्पिता, ठीक है। ऋषभ, ठीक है, मैं नोट शेयर करूंगा आप लोगों से, आप लोग घर में भी थोड़ा गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है? आप लोग घर पे भी गो थ्रू कीजिएगा, और जो मैं एक छोटा सा होमवर्क दिया उसको भी ट्राई कीजिएगा। जैसे जैसे आगे आगे क्लास बढ़ता जाएगा ना, ढेर सारा क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए रेडी भी रखा था आज, बट इतना सारा तो एक क्लास में होगा नहीं। नेक्स्ट वीक से हम लोग और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है सर? ओके, फिर आज इतना ही रखते हैं सर। हेलो, बाय सर। ओके सर, बाय टाटा। Bye, sir. राखची दादा। बाय Bye, सर, बाय। ओके इंकी, टाटा। Sir. हाँ बोलो।